dear students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English. दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में प्रोज सेक्शन में टीएस इलियट का एक प्रोज दिया हुआ है, उस पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, है ना। टीएस इलियट का प्रोज है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। बहुत अच्छा प्रोज है, बहुत अच्छा ऐसे है, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर नेट के एग्जाम्स में और यूजीसी के एग्जाम्स में इनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये न केवल एक ऐसे है बल्कि ये क्रिटिकल ऐसे है, क्रिटिसिज्म में आता है। बहुत अच्छा ऐसे है और बहुत अच्छे से आपके लिए इसके लिए नोट्स भी बनाए गए हैं, उस पे काम आप जानते हैं साथ साथ में चल ही रहा होता है। तो मेरा प्लानिंग है कि मैं अभी आपको दो तीन प्रोज करवा देता हूं, क्योंकि टीएस इलियट का हम लोगों ने होलो मैन पोएम पढ़ ली है और हमने उसका लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफॉक पढ़ लिया है, तो टीएस इलियट साथ में पढ़ना जरूरी था भाई। अब साथ साथ में इसका एक ऐसे तो वो भी पढ़ लेते हैं, और चूंकि अब एक प्रोज पढ़ रहे हैं तो क्यों ना बेकन का भी एक प्रोज पढ़ लें, क्योंकि आपके प्रोज सेक्शन में कुछ प्रोज थे ही नहीं, तो वो एटलीस्ट दो प्रोज जरूर पढ़ूंगा। फिर अगर आपकी इच्छा हुई तो आप मुझे बता देना। चार्ल्स लैम के जो दो एसेज हैं वो भी करवा देते हैं, ग्रेड फर्स्ट में और एक ग्रेड सेकंड में है, ठीक है ना। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो पहले फिर पोएम सेक्शन में वापस चले जाएंगे, वहां से फिर पोएम्स करते हुए आ जाएंगे। और हमारी प्रायोरिटी वैसे भी देखो ग्रेड फर्स्ट की रहेगी, ग्रेड सेकंड का एग्जाम चूंकि एक डेढ़ महीने बाद है तो थोड़ा सा हम लोग उसको कुछ समय के लिए प्रायोरिटी में ये रखेंगे कि पहले इसका कोर्स खत्म हो, जो होना भी चाहिए। चलो एनीवेज, हम लोग बात करते हैं टीएस इलियट के इस प्रोज पर, इस ऐसे पर, इस क्रिटिसिज्म पर, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो टीएस इलियट ने लिखा है। और ये आपके लिए आपके जो सर है केटी सर, आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो प्लीज जान जाइए, सपोर्ट कीजिए। कोशिश आपकी अगर आपका सपोर्ट रहा तो हमारी कोशिश हम और अच्छी करेंगे और अच्छा मैटर आपके लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा मैं बताता हूं इसके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा बहुत टीएस इलियट के बारे में देख लेते हैं और थोड़ा बहुत इस प्रोज के बारे में देख लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पार्ट वन को हम आज करेंगे। पार्ट वन में इसका जो सेक्शन वन है ये तीन पार्ट में बांटा हुआ है, तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, दूसरा और पहला बड़े पार्ट है, तीसरा तो छोटा सा कंक्लूजन है जो दूसरे पार्ट के साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोग, ये जो आपका ऐसे है ये टीएस इलियट ने लिखा है, जिसको हम एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन एलियट होता है, टीएस एलियट। तो जो टीएस एलियट है ये 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनकी डेथ हुई, 4 जनवरी 1965, और सितंबर 1888 में इनका बर्थ हुआ। इनका जो बर्थ हुआ वो दोस्तों अमेरिका में हुआ, ये अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन बाद में अपनी पढ़ाई करने के लिए ये जब इनकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई कॉलेज खत्म हो गई तो ये हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड आ गए, है ना। तो 1913 1914 के आसपास ये यूरोप से फिर इंग्लैंड आ गए, और यहां पर चूंकि उस समय आपको ध्यान है 1914 से 18 के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो ये इस वजह से फिर अमेरिका में ही, वो इंग्लैंड में ही रुक गए दोस्तों, है ना। इंग्लैंड में ही इनको रुकना पड़ा और फिर इन्होंने वहीं पे अपनी पढ़ाई शुरू की और काम भी करना शुरू कर दिया। एज ए टीचर भी इन्होंने काम किया, एज ए बैंक क्लार्क इन्होंने काम किया, और फिर ये काम करते रहे और इन्होंने फिर लिखना भी शुरू किया। इन्होंने फिर पोएट्री लिखी, ये एडिटर भी बने, इन्होंने एडिटिंग करना शुरू किया। बाद में तो इन्होंने एक प्रॉपर अपनी खुद की मैगजीन भी शुरू कर ली, क्राइटेरियन, है ना। क्राइटेरियन करके इनकी एक मैगजीन में इन्होंने काम किया, उसके मेन एडिटर थे, और ये क्रिटिक भी बने, ये प्लेराइट, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, प्लेराइट भी बने, पोएट थे, क्रिटिक थे, एडिटर थे और एसेइस्ट थे। क्या नहीं थे, मतलब ये मान लीजिए बहुत लर्नेड पर्सन थे, बहुत लर्नेड स्कॉलर,
है ना, बिल्कुल जॉन मिल्टन और इनकी टक्कर के। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी, ग्रीक ये जानते थे, रोमन ये जानते थे, हिब्रू ये जानते थे, इवन थोड़ी बहुत संस्कृत की भी नॉलेज इनको थी, है ना। तो इन्होंने बहुत पढ़ाई की और खासकर जो क्लासिस्ट जो थे उनको इन्होंने पढ़ा, जो क्लासिकल जो लिटरेचर के जो सोक्रेट्स थे, एरिस्टोटल थे, इनको इन्होंने बहुत पढ़ा, होमर को इन्होंने पढ़ा, डेंटी को पढ़ा, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, मतलब सबको इन्होंने पढ़ा। और इनका ये जो हमारा जो ये आप आज पढ़ने वाले हैं जो आपका ये प्रोज है वो भी कहीं ना कहीं इसी पर है कि एक अच्छे पोएट को, एक अच्छे राइटर को पुराना लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए और बहुत डीप नॉलेज उसकी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, उसको हिस्टोरिकल सेंस होना चाहिए और उसको फिर वो अपनी इंडिविजुअल टैलेंट के साथ में, अपने इंडिविजुअल टैलेंट के साथ में उसको एक नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से, नई जरूरत के हिसाब से लोगों के सामने उसको पेश करे और अपने इंडिविजुअल टैलेंट को उसमें यूज करे, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को उससे दूर रखे, पर्सनैलिटी को दूर रखे। ये इन शॉर्ट ये ऐसे कहता है। तो ये बहुत अच्छे एसेइस्ट थे, प्लेराइट थे, क्रिटिक थे। पोएट्री में आपने इनका योगदान देख लिया होगा। अभी जो नया सिलेबस आया उसमें आपने पढ़ ही लिया, द होलो मैन, बिल्कुल मॉडर्न एज की गजब की कविता है। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, गजब का एक मॉडर्न पोयम है। द वेस्टलैंड, ये भी सब पढ़ा रखा है। अच्छा, मैंने काम और किया, जो लोग यूट्यूब वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो ऐप पर कोर्स नहीं खरीद सकते या खरीदना नहीं चाहते हैं, वो यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक फैसिलिटी की है। कल रात को मैं उस पर काम कर रहा था कि मैंने अब जो आरपीएससी का ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस है उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी लिटरेचर की, और एक प्लेलिस्ट हमने ग्रेड सेकंड की बना दी जिसमें लिटरेचर भी है और ग्रामर भी है, और ग्रामर की एक प्लेलिस्ट अलग से है। तो जो ग्रेड फर्स्ट वाले हैं, स्कूल लेक्चर वाले, वो ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके पूरे ग्रामर के पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। वोकेबलरी की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और फोनेटिक्स की एक, वर्ड स्ट्रेस फोनेटिक्स की एक अलग प्लेलिस्ट है और मेथड्स की एक अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको जब भी कोई टॉपिक देखना हो तो आप देख सकते हो। और एक मैंने काम और किया कल, इंग्लिश लिटरेचर का पूरा एक जितना मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है उन सबको एक अलग से फोल्डर बना दिया, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी इंग्लिश लिटरेचर। तो जो लोग राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी से हमसे जुड़े हुए हैं, एमपी से जुड़े हुए हैं, इवन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, झारखंड, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको अगर लिटरेचर का टॉपिक चाहिए तो इस पोएम के साथ साथ में बाकी की भी सारी पोएम्स जो हमारे यहाँ राजस्थान में अलग अलग एग्जाम्स में आती हैं, उन सब के टॉपिक को एक साथ कर दिया गया इंग्लिश लिटरेचर के नाम से। तो अब इजीली वहां पे आप ढूंढ सकते हैं और वहां पे लिटरेरी टर्म, सोनेट, एलिजी और ये सब भी हैं, लिटरेरी पीरियड्स, मूवमेंट्स, उन सब के क्वेश्चंस, थियोरी, वो सब दे रखी है, साथ में सारी पोएम्स भी एक साथ दे रखी है। तो उनको आप देख लेना दोस्तों। तो वहां पर आपको वेस्टलैंड मिल जाएगा, आपको वहां पर होलो मैन मिल जाएगा, आपको वहां पर अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक मिल जाएगा, आपको वहां लिटरेरी टर्म्स, पीरियड सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे थे टीएस इलियट, इन्होंने होलो मैन लिखा, द वेस्टलैंड लिखा, द लव सॉन्ग लिखा, और अपने सिलेबस में इनका ये जो अपना जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है ये वाला ऐसे भी आपके सिलेबस में इन्होंने डाल दिया। तो बहुत अच्छा सिलेबस है ये, मतलब ऐसे नेट के एग्जाम्स में इनमें आता है। जब एमए करते हो तो वहां पर आपने क्रिटिसिज्म वाले पार्ट पोर्शन में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से ना, चूंकि ये एडिटर भी थे तो क्राइटेरियन और ईगोइस्ट जो इनकी है उसमें लिखते थे, ईगोइस्ट एक मैगजीन थी पीरियडिकल, उसमें भी लिखते थे, क्रिटिक थे, है ना, क्रिटिक थे, और ये पब्लिशर भी थे। एक चीज तो लिखना मैं भूल गया, ये पब्लिशर भी थे। ये सब चीजें इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में लिटरेरी पीरियड्स और मूवमेंट्स भी हैं। पब्लिशर थे, इनके पब्लिकेशन का नाम था, कंपनी का नाम फैबर एंड फैबर, जो रसल स्क्वायर नाम की जगह पर थी लंदन में, और इसलिए इनको पॉप ऑफ रसल स्क्वायर भी कहते थे। पोप ऑफ रसल स्क्वायर भी इनको कहा जाता था। प्ले राइट थे, अच्छे अच्छे इन्होंने प्लेज भी लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे
ये अपने बारे में कहते हैं, जो टीएस इलियट हैं, ये कहते हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, 20th सेंचुरी के बहुत बड़े, मतलब किंग थे आप ये कह सकते हैं। ये ट्रेंड सेटर थे, इन्होंने पूरा ट्रेंड सेट किया है। इन्होंने एक नई परिभाषा दी क्रिटिसिज्म को, पोएट्री राइटिंग को, ये मेटाफिजिकल को वापस लेकर आए, है ना, और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को लेकर आए, फ्रेगमेंटेशन को ही लेकर आए, इंटरटेक्सुअलिटी जो मॉडर्निज्म की और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो विशेषताएं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करने वाले राइटर थे। इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एक नया टॉपिक दिया, इमेजिज्म की इन्होंने बात की। दोस्तों, गजब के राइटर, मतलब टीएस इलियट को तो पढ़ना जरूरी है। ये बादशाह है, किंग है ये मॉडर्न एज के, आप ये कह सकते हैं। पूरा राज था इनका 20th सेंचुरी में, 1965 तक, है ना। ये कहते हैं कि भाई मैं जो था क्लासिस्ट था, मैं क्लासिस्ट हूं। कोई पूछता था कि सर आपका परिचय दो, तो कहते हैं कि आई एम क्लासिस्ट इन लिटरेचर, मैं लिटरेचर में क्लासिस्ट हूं, है ना। ये कहते थे कि मैं रॉयलिस्ट हूं, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हूं। ये कहते थे कि मैं एंग्लो कैथोलियन हूं, एंग्लो कैथोलियन। इन रिलीजन, रिलीजन में मैं एंग्लो कैथोलियन। तो देखो ये जो वर्ड आया यहां पे क्लासिस्ट, इसका पूरा असर आपको इस वाले ऐसे में मिलेगा। क्लासिस्ट कौन होते हैं? जो क्लासिकल जो राइटर्स थे, होमर, वर्जिल, डांटी, एरिस्टोटल, प्लेटो, इनको स्टडी करो। फिर इनको ही नहीं, उसके बाद के जो पीरियड्स हैं, रेनेसांस पीरियड में आप स्पेंसर को पढ़ो, आप क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ो, फिलिप सिडनी को पढ़ो, बेकन को पढ़ो, आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ो। जैकोबियन एज में इन्होंने जॉन डन को पढ़ा, एंड्रू मार्वेल को पढ़ा। रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली। न्यू क्लासिकल एज में जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन सबका असर इसके ऊपर है। और इन्होंने जो पढ़ा, जो जिया, जो समझा, उसी का निचोड़ अपने इस ऐसे में इन्होंने डाल दिया। इन्होंने कहा कि बिना हिस्ट्री के, बिना अपने पुराने क्लासिकल जो आपके लिटरेचर के लोग रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, प्रीडिसेसर्स हैं, उनकी स्टडी करे बिना एक अच्छा पोएट बनना इज जस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको जब तक हिस्ट्री सेंस नहीं होगा, हिस्टोरिकल समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होगा, अब वो टेक्स्ट नहीं पढ़े होंगे ग्रेट आपने, उन ग्रेट पोएट्स को, उनकी विजडम को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके इंटेलेक्चुअल को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आपका फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा, आपकी रूट्स कैसे मजबूत होंगी, कैसे फिर आप एक अच्छा लिटरेचर लिख पाओगे? इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो कहता है कि ट्रेडिशन, क्लासिकल लिटरेचर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। अच्छे राइटर्स, अच्छे वर्क्स, चाहे किसी भी पीरियड के हो, किसी भी देश के हो, ये देश की बाउंडेशन से बाहर भागता है कि केवल इंग्लैंड नहीं, पूरा यूरोप पढ़ो, यूरोप नहीं, पूरी दुनिया के जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उन सबको पढ़ो। तो देखना वेस्टलैंड में संस्कृत का अपने जो वेदास हैं उनका भी जिक्र करता है, उपनिषद का जिक्र करता है। इसने क्या नहीं पढ़ा? बाइबल, ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, वो खुद ने भी पढ़ा और फिर उसके एक्सपीरियंस से कहता है कि सबको पढ़ना चाहिए। और फिर अपने वर्क्स में उन जो आपने पढ़ा, जो एक्सपीरियंस लिया, जो विजडम ली, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, उन सबको अपने दिमाग में रखो, पकाओ, उनको मैच्योर करो, सोचो, समझो, फिर बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरह ग्रेट लिखने की कोशिश करो। उस एक्सपीरियंस को एक अपने इंडिविजुअल टैलेंट से नए तरीके से प्रेजेंट करो, एक्सप्रेस करो। ऐसा ही कहता है। गजब का राइटर है टीएस इलियट। तो ये इनके बारे में आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने हमें बहुत सारी थियरीज दी। इसने हमें थियरी दी जो आपके इस चैप्टर में भी है। ये न केवल क्लासिकल ट्रेडिशन की बात कर रहा है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में ट्रेडिशन की ही बात कर रहा है,
फिर ये बात कर रहा है थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में क्या कहता है कि एक राइटर को, एक पोएट को अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, अपने जो पर्सनल इमोशंस हैं, अपने जो पर्सनल प्रेजुडिसेस हैं, उनको ना हमेशा दूर रखना चाहिए जब वो लिख रहा हो। जब वो लिखे उसको दूर रखना चाहिए। पोएट का माइंड जो है वो अनअफेक्टेड होना चाहिए उन फीलिंग से। बस वो एक यूटेंसिल है, बर्तन है, जहां पर चीजें अलग अलग मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो यहाँ पकेंगे दिमाग में, तैयार होगा उसे एक नया मैटर जो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। वो आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने आप से उसको रिलेट कर पाओगे। तो कहता है कि पोएट को अपने आप की जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनसे दूर रखना चाहिए जब वो लिखे। ट्रेडिशन को शामिल करे, क्लासिकल जो राइटर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको करे, उनको दिमाग में रखे, पढ़े, समझे, फीलिंग्स को इकट्ठा करे, और फिर अपने इंडिविजुअल टैलेंट को यूज करते एक नए तरीके से उस चीज को लिखे, जो एक बहुत ही खूबसूरत, एक नई अच्छी रचना प्राप्त हो, आपको एक गजब का वर्क और कंपोजिशन प्राप्त हो, और ये ऐसा हो जो बाद में ये भी एक ट्रेडिशन बन जाए। और फिर इसको लोग वैसे पढ़े इलियट को जैसे लोग शेक्सपियर को पढ़ते हैं, मिल्टन को पढ़ते हैं, ड्राइडन को पढ़ते हैं, पोप को पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ते हैं, होमर को पढ़ते हैं, वर्जिल को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे उनको पढ़ते हैं ऐसे फिर बाद में टी.एस. इलियट को पढ़ा जाए। लेकिन टी.एस. इलियट को तब पढ़ा जाएगा जब इतना महान काम कुछ लिखेगा, और इसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को दूर करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को दूर करना पड़ेगा, डीपर्सनलाइज्ड करना पड़ेगा, इम्पर्सनल लिखना पड़ेगा, है ना। ये कहता है देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन जिसपे क्वेश्चन जरूर बनेगा यहां से। ये कहता है कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, है ना। क्या कहता है, बहुत अच्छी लाइन है, इसकी कोट करना, आप याद करना इसको। पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। ये पोएट्री अपने इमोशंस को डालना नहीं होता पोयम में। अपने इमोशंस को दूर रखो ना, आपको अपने इमोशंस लूज नहीं करने हैं, बट इट इज एन एस्केप, इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। जबकि ये तो इमोशन से एक एस्केप होता है ना। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये कोई अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं होता। आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं डालनी चाहिए कविता के अंदर, अपने राइटिंग के अंदर, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को दूर रखना चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी थियरी है, ये थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। ये बिल्कुल विरोध है, ये ऑब्जेक्शन करता है विलियम वर्ड्सवर्थ से, और जो भी ये रोमांटिक जो राइटर्स रहे हैं, जो सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, जो इमेजिनेशन की बात करते हैं, जो पर्सनल फीलिंग्स की बात करते हैं, ये उनको ऑब्जेक्ट करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि भाई पोएट्री क्या है? पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जो हमने टिंटन एबी में पढ़ा था, हमने जो सॉलिटरी रीपर में भी पढ़ा है, जो हमने डैफोडिल्स में भी पढ़ा है। वो कहता है कि पोएट्री कुछ नहीं है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स which has its origin in tranquility, recollected in tranquility। ये वो इमोशंस हैं जिनको आप रिकलेक्ट करते हैं अपनी ट्रैंक्विलिटी में, शांत बैठ करके। ये लाइन इसने यूज की है इस ऐसे के अंदर, और कहता है कि मैं वर्ड्सवर्थ के खिलाफ हूं, जो कहता है कि पोएम कुछ नहीं होती, बस आपने सोचा और लिख दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपने कुछ चीज देखी और लिख दिया,
और फिर आप कह रहे हो कि मैं कुछ दिनों बाद लिखता हूं जाकर के, 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो इसका मतलब आपने उस दौरान सोचा ना, समझा ना, उसको तैयार किया ना दिमाग में। स्पॉन्टेनियस कैसे हो गया फिर, वो नेचुरल कैसे हो गया? आपने तो उसको सोच समझ करके लिखा, मतलब तो आर्टिफिशियल है, वो तो आपने कंस्ट्रक्ट किया है। हाउ कैन इट बी स्पॉन्टेनियस? तो ये उसका विरोध करता है ना। ये कीट्स की जो विचारधारा है जिसने ऑटो नाइटिंगेल लिखी, उसका भी जिक्र करता है कि नहीं, वो भी नहीं है, नाइटिंगेल को आप बेमतलब में यहां वो बना रहे हो, आपकी फीलिंग्स अलग है और नाइटिंगेल का जो क्रीचर है वो अलग है। तो कहता है कि नहीं, आपको अपना ट्रेडिशन यूज करना है और साथ में अपना टैलेंट यूज करके, अपने दिमाग में सोच समझ करके, बहुत अच्छे से उसको पका के, मैच्योर करके फिर कविता लिखनी है, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से। और उसमें आपको अलग अलग राइटर्स, अलग अलग वर्क्स का भी यूज करना चाहिए, उनके कोटेशंस, उनकी बातें, उनके रेफरेंस, उनके अलूजन्स, जिसको आप इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं, उनका यूज हमें करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से बात करता है, तो ये इनका विरोध करता है ना। और ये यही बातें कहता है। फिर एक बहुत साइंटिफिक यहां पर एक उदाहरण लेता है ना, कि एक कवि को अपने आप को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, जैसे कि साइंस की जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट, एक पोएट का जो माइंड होता है ना, पोएट्स माइंड, देखना सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे कैसे आपके, वो एक कैटलिस्ट की तरह होता है। कैटलिस्ट उत्प्रेरक की तरह होता है, जो अभिक्रिया में, रिएक्शन में शामिल तो होता है लेकिन खुद अनअफेक्टेड रहता है। इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, इट स्टार्ट्स रिएक्शन, इट एक्सीलरेट द रिएक्शन, स्पीड अप रिएक्शन, बट इट डजंट, it is not affected, it doesn't affect, it affects actually, but it is not affected। ये खुद अफेक्ट नहीं होता, खुद प्रभावित नहीं होता। फिर एक उदाहरण देता है, एक एग्जाम्पल देता है आपको, कि जैसे O2, एक जार में ऑक्सीजन है और एक जार में सल्फर डाइऑक्साइड है। किस जार में रखे हुए हैं, जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग फीलिंग्स और अलग अलग इमोशंस रखे हुए हैं, थॉट्स रखे हुए हैं, ऐसे किसी जार में ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये कुछ भी नहीं करते हैं, कोई क्रिया नहीं, जब तक इसमें प्लेटिनम का कोई टुकड़ा, शेड ऑफ प्लेटिनम, फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम, जब तक वो कैटलिस्ट के रूप में काम नहीं करेगा, तब तक वो H2SO3 नहीं बनेगा। सल्फ्यूरस एसिड, जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते होंगे, और आपने भी थोड़ी बहुत साइंस तो पढ़ रही है, ग्रेड फर्स्ट में आप हो तो थोड़ा साइंस तो आपने आता है, तो अब एक रिएक्शन देखी होगी आपने, इस तरह रिएक्शन होती है, और ये प्लेटिनम की वजह से ही होगी, है ना। और ये जो है H2SO3 बनता है, इसमें प्लेटिनम अनअफेक्टेड रहता है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं। ऐसे दिमाग में हमारे अलग अलग विचार होते हैं पोएट के, वो अपने हिसाब से सोच समझ करके एक पोएम प्रोडक्ट, जैसे H2SO3 से पोएम लिखता है, लेकिन उस पोएम में कहीं पर भी पोएट नहीं दिखना चाहिए, उसकी पर्सनल फीलिंग्स, उसकी पर्सनालिटी, उसके इमोशंस नहीं दिखने चाहिए, वो पता नहीं चलना चाहिए कि वो कैसा है, उसकी घर में क्या चल रहा है, उसके साथ वो टेंशन में है कि वो बीमार है कि क्या, वो नहीं पता चलना चाहिए, है ना। इससे उसकी वैल्यू खत्म होती है, उसकी रिलेवेंसी खत्म होती है, वो आगे लंबे समय तक कई बार नहीं चल पाती है चीज। इसलिए उसको अपने आप को दूर रखना चाहिए। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसके घर पे क्या चल रहा है, उसके इमोशंस क्या है, वो यहां पता नहीं चलने चाहिए, आपको पता नहीं चलने चाहिए, है ना। वो जब पढ़ा रहा हो तो उस टेक्स्ट में घुस जाए, उस टेक्स्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए, वो सारी चीजें उसके टेक्स्ट के बारे में होनी चाहिए, उस लेसन के बारे में होनी चाहिए, ये चीज कहता है। तो ये मैंने इन शॉर्ट आपको कहीं ना कहीं ये जो हमारा ये ऐसे है किस चीज के बारे में वो भी समझा दिया, और साथ साथ मैंने आपको टीएस इलियट के बारे में बता दिया। टीएस इलियट कहता है कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी दूर रखनी है तो फिर आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये भी इसकी एक थियरी है जो किसी दूसरे ऐसे में ज्यादा अच्छा समझाता है, यहां पर भी थोड़ा बहुत जिक्र आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहता है कि अगर पोएट को अपनी पर्सनालिटी को दूर रखना है, escape from personality, escape from emotions, तो how can it be possible? वो क्या करे, कोई एक ऑब्जेक्ट यूज कर ले, कोई ऑब्जेक्ट यूज करके, कोई कैरेक्टर यूज करके और कोई इमेज यूज करके फिर वो अपनी फीलिंग्स,
अपने इमोशंस उसके थ्रू बताए। तो आपको लगेगा यार किसी कैरेक्टर की फीलिंग है, ये तो किसी ऑब्जेक्ट ये चीज समझा रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी फीलिंग्स को रखो, डायरेक्ट आप मत यूज करो, आई यू पर्सनल मत हो जाओ उसके अंदर, ये कह रहा है ना। तो आई होप बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट कैरेक्टर के थ्रू बताओ, तो ये हमारी टीएस इलियट की पूरी वो है। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट के बारे में, मतलब थोड़ा क्या पूरा एक एक लाइन को पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे। वैसे मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी हैं, है ना। और फिर जो उसके नोट्स मिलेंगे, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, उनकी क्या समरी है, पॉइंट्स, वन लाइनर्स, वो सब आपके लिए बनाए हैं। और दो पार्ट में हम इसका ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर तीसरे पार्ट में इसकी थियोरी पढ़ेंगे, और फोर्थ पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जनरली जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो ऐप पे जुड़े हुए स्टूडेंट, वो जानते हैं कि हमारे पढ़ने का प्रोसेस यही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम टेक्स्ट पे आते हैं। अब लोग देखिए, फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है ना। दूसरे पार्ट में इसका जो है, एक मिनट में और देख लेते हैं हम लोग। पहले पार्ट में तो ये है, दूसरे पार्ट में इसका वो थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है, और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन है। ये जो पर्टिकुलर अपना, एक बार थोड़ा इसके बारे में बता दूं, ये जो अपना जो ऐसे है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, पर्टिकुलर एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो ऐसे था, ये इसने फर्स्ट टाइम 1919 में एक इसका पीरियडिकल था, द इगोइस्ट, उसमें पब्लिश करवाया था इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में ये आया था, इगोइस्ट में। कुछ लोग कहते हैं कि 1919 में कुछ लोगों ने इसको एक जगह और देखा है कि ये इगोइस्ट के अलावा, कुछ लोगों का मानना है कि इगोइस्ट में पहली बार पब्लिश नहीं हुआ, उससे पहले ये पब्लिश हो गया था द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि यहां पर देखा गया है। हालांकि दोनों के ईयर एक ही हैं, बट ज्यादातर लोगों का मत द इगोइस्ट है कि इगोइस्ट में ये पब्लिश हुआ था, बट द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में भी इसका जिक्र बताते हैं, है ना। इसी के साथ में इसके कुछ सेलेक्टेड प्रोज एंड एसेज थे, ये उसमें भी पब्लिश हुआ है। हाँ, 1920 में इसको, इसकी पहली क्रिटिक बुक थी, बुक में भी इसको पब्लिश किया गया, बुक फॉर्म में क्रिटिक, इसकी क्रिटिसिज्म की बुक थी जिसका नाम था द सेक्रेड वुड, द सेक्रेड वुड। 1920 में यहां से क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के ना, सेक्रेड वुड, ऐसे ऑन प्रोज एंड पोएट्री, ऐसे ऑन प्रोज एंड पोएट्री का कुछ, ऐसे ऑन प्रोज एंड पोएट्री करके एक था इसका सब टाइटल था, बट फर्स्ट नेम इसका था द सेक्रेड वुड। उसमें 1920 में इसको पब्लिश करवाया गया। बाद में इसके एक और था सेलेक्टेड, है ना, एक ही ऐसे था तो बार बार अलग अलग जगह इसने कई बार उसको पब्लिश करवाया, सेलेक्टेड प्रोजेज एंड सेलेक्टेड एसेज, इसमें भी इसको बाद में इसने पब्लिश करवाया था। तो ये इसकी पब्लिकेशन की बात है, 3 पार्ट में है ना। इस जगह इनका पब्लिकेशन हुआ। लैंग्वेज सिंपल है, पर सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं थोड़े से हार्ड है, और जैसे कि हमेशा करता है ये अलूजन्स और रेफरेंसेस यूज करता है, तो यहाँ पर भी शेक्सपियर का है कुछ, एक ग्रीक सेंटेंस भी इन्होंने दिया है 3rd स्टेंजा के शुरू में, उसकी बात भी करता है। इसके अलावा भी इसने बहुत सारी कुछ कहानियां छोटी मोटी अपने को बताने की कोशिश की है, जो 2nd पार्ट में ज्यादा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, एक एक लाइन को ध्यान से देखना आप लोग दोस्तों, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। देखिए, इन इंग्लिश राइटिंग वी सेल्डम स्पीक ऑफ ट्रेडिशन। ये यहां ये कहना चाहेगा कि जो इंग्लिश पीपल हैं, अगर कंपेयर करें फ्रेंच पीपल से, जब फ्रेंच में लफॉग और बाकी सिंबॉलिस्ट हैं, उनसे अगर कंपेयर करें, तो ये जो इंग्लिश जो क्रिटिक्स है
ये क्रिटिसिज्म के ऊपर ऐसे है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जो इंग्लिश पीपल है या इंग्लिश जो क्रिटिक्स है, ये ना ट्रेडिशनल या ट्रेडिशन वर्ड को बहुत अच्छा नहीं मानते, इसको डेरिवेटरी मानते हैं, डिमीन करते हैं कि अगर कोई पुराने ट्रेडिशनल पोएट्स को, इनको अगर कॉपी करता है, उनका जैसा लिखता है और नया नहीं लिखता, कुछ इंडिविजुअल नहीं लिखता, जैसे रोमांटिक पोएट्री वाले लोग मानते हैं कि अपना खुद का नया लिखो, विक्टोरियन एज वाले भी ये कहते थे। तो जो ये इलियट है, ये उन जो जॉर्जियन पोएट्री वाले लोग हैं या विक्टोरियन पोएट्री वाले लोग हैं या जो रोमांटिक पोएट्री के लोग हैं, इनकी बुराइयां करता है। जैसे कि जॉन ड्राइडन नहीं, जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड करता है, मैथ्यू आर्नल्ड को बहुत फॉलो करता है। मैथ्यू आर्नल्ड भी एक बहुत अच्छा क्रिटिक रहा है, जिसके टच स्टोन थ्योरी दी उसने, और उस टच स्टोन थ्योरी का जैसा कुछ विचार मुझे इसके इस ऐसे में भी लगा, जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये टच स्टोन थ्योरी की तरह है। देखिए, जो इंग्लिश राइटर्स है ना, वो अच्छा नहीं मानते इस शब्द को, फ्रेंच ज्यादा अच्छा मानते हैं, और ये कह के बुराइयां करते हैं कि इज ट्रेडिशनल, इज टू ट्रेडिशनल, इस तरह की बातें यहां आएंगी। देखिए, इन इंग्लिश राइटिंग वी सेल्डम स्पीक ऑफ ट्रेडिशन। हम इंग्लिश राइटिंग में लिखते समय या क्रिटिसिज्म करते समय ट्रेडिशन शब्द का बहुत कम यूज करते हैं, दो भी अकेजनली कभी कभार करते हैं। इट्स नेम इन डिप्लोरिंग इट्स एब्सेंस, लेकिन वो भी डिप्लोरिंग सेंस में, यानी कि डेरोगेटरी सेंस में, यानी कि इसको डिफेम करने के लिए। खासकर जब कहीं ये एब्सेंस की होती है, तब करते हैं कि यार देखो यहाँ हम नहीं है, या ट्रेडिशन नहीं है, या ट्रेडिशन ज्यादा यूज कर लिया, मतलब अच्छे रूप में यूज नहीं करते, डिप्लोरिंग सेंस में करते हैं। इंग्लिश पीपल ये इस बात की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने के जो लोग थे ना, विक्टोरियन एज के या जॉर्जियन पोएट्री वाले लोग, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल को और इन चीजों को अच्छा नहीं मानते थे। तो ये उनकी बुराइयां कर रहा है। ये क्रिटिसिज्म, इसमें नई विचारधारा, न्यू क्रिटिसिज्म, जैसे आई रिचार्ड्स और ये अपने टी.एस. एलियट, इन लोगों ने नई क्रिटिसिज्म की परिभाषा दी थी। तो उसमें ये कहते हैं कि ट्रेडिशन भी होना चाहिए और साथ में इंडिविजुअल टैलेंट भी होना चाहिए, एक नया वर्क निकलना चाहिए। प्रेजेंस मदद करता है पास्ट की और पास्ट मदद करता है प्रेजेंट की, ऐसा कहता है। तो जो इंग्लिश राइटिंग है उसमें ट्रेडिशन को अच्छा शब्द नहीं मानते, डिप्लोरिंग मानते हैं। डिप्लोरिंग यानी हेट से देखते हैं, नफरत से देखते हैं। वी कैन नॉट रेफर टू द ट्रेडिशन और टू अ ट्रेडिशन। At most, we employ the adjective saying that the poetry of so and so is traditional or too traditional. हम tradition इन words को यूज नहीं करते हैं, बल्कि किसी पोएट्री की बुराई करने के लिए adjective के रूप में यूज करते हैं कि यार this poem is traditional, this poem is too traditional as an adjective. Tradition को यूज नहीं करके इनके adjective form यूज करते हैं, और क्रिटिसिज्म के अंदर क्या ये पोएम तो ट्रेडिशनल है, ये पोएम कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है, ऐसे करके। सेल्डम परहैप्स डज अ वर्ड अपीयर एक्सेप्ट इन फेज ऑफ सेंसर। मतलब एक तरह से जो वर्ड है ट्रेडिशनल, इसको लोग अपनी पोएम में यूज नहीं करते, क्रिटिसिज्म में यूज करते हैं, सेंसर करने के लिए, किसी को पोएम को क्रिटिसाइज करने के लिए। सेंसर होता है ना, सेंसर बोर्ड होता है जो बताता है कि ये कहानी कैसी है, ये फिल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसमें कैसा लेबल लगना चाहिए, तो वो सेंसर होता है, उसकी बात कर रहा है। तो ये जो ट्रेडिशन, ये अच्छा वर्ड आ गया, जो ट्रेडिशनल वर्ड है या ट्रेडिशन वर्ड है, इंग्लिश राइटिंग में किसके रूप में यूज होता है? ए फेज ऑफ सेंसर। तो इसका एक पॉइंट बना दिया आपके लिए मैंने नोट्स के अंदर कि जो ट्रेडिशन वर्ड है ये इंग्लिश राइटिंग में एक सेंसर के फेज के रूप में यूज होता है, और उसका कोई मतलब नहीं है, डिप्लोरिंग सेंस में यूज होता है। ये इसका समरी है। इफ अदरवाइज इट इज वेगली एप्रोबेटिव, अगर कहीं थोड़ा बहुत वेगली यानी अनक्लियर तरीके से, धुंधला धुंधला, अगर ये एप्रोबेटिव है, एप्रोप्रिएट है, फेवरेबल है, अगर कहीं आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ये फेवरेबल है, अच्छा यूज कर रहे हैं, है ना, एप्रोबेटिव यानी फेवरेबल, अच्छे तरीके से यूज करना, एप्रोप्रिएट यूज करना, फेवरेबल है विद द इम्प्लीकेशन एज टू द वर्क अप्रूव ऑफ सम प्लीजिंग आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन। तो कभी कभी प्रशंसा के लिए यूज कर रहे हैं, तो कब करते हैं? कोई आर्कियोलॉजिकल, जो पुराने प्राचीन चीजों की जो साइंस है ना, उसका जो अध्ययन करते हैं, जो उसके बारे में लिखते हैं, बस उसकी प्रशंसा में अच्छे शब्दों के रूप में कभी कभार यूज कर लेते हैं। लेकिन राइटिंग में
यूज नहीं करते अपनी पोएट्री में। क्लासिज्म को, ट्रेडिशन को यूज ये इंग्लिश पीपल नहीं करते हैं। ये इंग्लिश पीपल को ब्लेम कर रहा है, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये लोग ट्रेडिशन वर्ड को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। करता है तो कभी कभी आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन, जब कोई पुरानी कोई पोएम है जो दूसरी भाषा में लिखी गई है उसको अगर आपने इंग्लिश में चेंज किया है तो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए कभी कभार उसकी प्लेजिंग अप्रूव कर देंगे, अप्रोबेटिव यूज कर लेंगे। यू कैन हार्डली मेक द वर्ड एग्रीएबल। ये इंग्लिश लोगों के लिए बहुत मुश्किल से एग्रीएबल होता है, ये अच्छा नहीं लगता है इनको शब्द। ट्रेडिशन वर्ड से नफरत करते हैं लोग लिटरेचर में, है ना। इंग्लिश ईयर्स को एग्रीएबल नहीं लगता विदाउट दिस कंफर्टेबल रेफरेंस टू द रिएश्योरिंग साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी। बस आर्कियोलॉजी वगैरह में थोड़ा बहुत फिर भी ये इसको अच्छा समझ लेते हैं, बाकी लिटरेचर में इसको अच्छे से समझते नहीं है और इनको अच्छा नहीं लगता है शब्द, ठीक है ना। ये बात कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी के अंदर क्या कह रहा है टीएस एलियट। ये फिर सेकंड पैराग्राफ आ गया इसी का, पार्ट सेकंड नहीं है, पार्ट वन नहीं, आज हम पार्ट वन ही पढ़ेंगे इसका। सर्टेनली द वर्ड इज नॉट लाइक, अच्छा इनको शॉर्ट में भी मैंने पूरा अलग से नोट्स में दे दिया है, यहां तो हम एक एक वर्ड को पढ़ने वाले हैं। सर्टेनली द वर्ड इज नॉट लाइकली टू अपीयर इन आवर एप्रिशिएशंस ऑफ लिविंग और डेड राइटर्स। देखो सर्टेनली द वर्ड, ये जो वर्ड है ना, द वर्ड मतलब जो ट्रेडिशन वर्ड है, इज नॉट लाइकली टू अपीयर इन आवर एप्रिशिएशन ऑफ लिविंग और डेड राइटर्स। इस शब्द को यूज कहां करना चाहिए? जो हमारे डेड राइटर्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, होमर, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, मार्लो, है ना, वर्जिल, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो है ट्रेडिशनल। उनको करने में नहीं करते हैं लोग। सर्टेनली द वर्ड इज नॉट लाइकली टू अपीयर इन आवर एप्रिशिएशन ऑफ लिविंग और डेड राइटर्स। हर देश का, एवरी नेशन, एवरी रेस, हर देश में, हर एक जाति में, रेस में, नस्ल में, हैज नॉट ओनली इट्स ओन क्रिएटिव। हर देश में देखो दो तरह के लोग हुए हैं। ये कह रहा है कि अब हर देश में हर लिखने वाले जो प्रजातियां होती हैं या जो लिटरेचर के लोग होते हैं, उनमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो क्रिएटिव है, जो पोएट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं इट्स ऑन क्रिटिकल टर्म ऑफ माइंड। और एक कौन होते हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका माइंड क्रिटिक होता है। वो खुद लिखते नहीं है, जो लिखते हैं उनको क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब भाई ये इन्होंने अच्छा लिखा, बुरा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बुरा लिखा, या उनके बारे में बताएंगे किस तरह की राइटिंग है, ताकि रीडर्स को समझ में आए कि यार हमें ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, या इसमें ये चीज मिलेगी, इसमें चीज नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग ऐसे क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड के लोग होते हैं। दो तरह के लोग हर देश में पाए जाते हैं, हर जाति में पाए जाते हैं। अपने आप ही होते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, कुछ उनकी टांग खिंचाई करते हैं। टांग खिंचाई तो फिर भी थोड़ा सा डेरोगेटिव वर्ड हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब बताते हैं कि आपने काम कैसा किया है। तो दो तरह के लोग होते हैं। ज्यादा प्रशंसा किसको मिलती है? वैसे जो क्रिएटिव होते हैं। जबकि कहता है टीएस एलियट कि क्रिटिसिज्म को भी एक प्रशंसा मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं, इज इवन मोर oblivious of the shortcoming and limitation of its critical habits than of those of its creative genius। जो कह रहे हैं ना कि जो क्रिटिकल टर्न वाले जो लोग होते हैं ना, इनको लोग ज्यादा अच्छा नहीं मानते, ये oblivious है, इनको लोग भूल जाते हैं। कितने कितने क्रिटिक्स का नाम आपको पता होगा, लेकिन आप लोगों को कितने क्रिएटिव पोएट्स का नाम पता है? कंपैरेटिवली हमें पोएट्स का नाम ज्यादा पता है, हमें प्लेराइट्स का नाम ज्यादा पता है, हमें एसेइस्ट का नाम ज्यादा पता है। लेकिन क्रिटिक्स के नाम गिनना शुरू करेंगे तो 5-7 तक नाम आते आते गिनतियां खत्म हो जाएंगी। जैसे आप नाम लेंगे तो प्लेटो का आ गया, एरिस्टोटल का आ गया शुरू में, ठीक है ना। बाद में अपने स्पेंसर ने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया, फिलिप सिडनी ने थोड़ा बहुत किया। फिर और उससे आगे बढ़े तो भाई अपना ये बेन जॉनसन आता है जो थोड़ा बहुत क्रिटिक था। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो एस.टी. कॉलरिज, है ना। एस.टी. कॉलरिज बहुत अच्छा हो रहा है, लिटरी बायोग्राफी उसने लिखा। थॉमस आर्नल्ड जो है वो रहा, टीएस एलियट रहा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, जॉन ड्राइडन, यस जॉन ड्राइडन भी क्रिटिक थे, पोप, बट बहुत कम संख्या है इनकी। तो ज्यादा जीनियस किसको माना जाता है? क्रिएटिव, जो लोग लिखते हैं। लेकिन जो ये क्रिएटिव टर्न ऑफ माइंड के लोग होते हैं क्रिटिकल, इनको ऑब्लिवियस, इनको भुला दिया जाता है, इनकी कमियां, इनकी लिमिटेशंस देखी जाती हैं। वी नो, हम जानते हैं, और थिंक वी नो, या हम ऐसा सोचते हैं कि हम जानते हैं,
देखो ये फिर एक क्रिटिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है. हम जानते हैं और थिंक, हम सोचते हैं कि ऐसा हम जानते हैं. फ्रॉम द एनोमस मास ऑफ क्रिटिकल राइटिंग, हमने जो अगर क्रिटिकल राइटिंग्स पढ़ी हो, आपने भी अगर एमए वगैरह में पढ़ी हो, अपने क्रिटिसिज्म का एक पेपर आता है अलग से, दैट हैज अपीयर्ड इन द फ्रेंच लैंग्वेज द क्रिटिकल मेथड और हैबिट ऑफ द फ्रेंच. ये बहुत अच्छा काम फ्रेंच लोग करते हैं. इंग्लिश पीपल में क्रिएटिव जीनियस ज्यादा हुए हैं, क्रिटिसिज्म वाले लोग कम हुए हैं. फ्रेंच पीपल जो है वो अच्छी क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं. और हम वी यानी इंग्लिश पीपल, जो इंग्लिश लोग हैं, अंग्रेज लोग, वी ओनली कंक्लूड, हम केवल क्या सोचते हैं, हम ये निकालते हैं, वी आर सच अनकॉन्शियस पीपल, जो हम अज्ञानी हैं, हम गलत हैं इस मामले में. हम लगता है कि हम समझते हैं. ये अंग्रेजों की बुराई कर रहा है, खुद इंग्लैंड में रहता है, 1919 में इसने पब्लिश किया है वाला, बट ये खुद को भी ये यू नहीं कह रहा है, वी कह रहा है. हम जो है अनकॉन्शियस हैं और हम ये कंक्लूड, ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं फ्रेंच लोगों के बारे में, दैट द फ्रेंच आर मोर क्रिटिकल, कि भाई फ्रेंच तो ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा बुराइयां करते हैं देन वी, हमारे से ज्यादा. एंड समटाइम्स इवन प्लूम और आरसेल्व्स, प्लूम है इसका प्रोनाउंसिएशन, प्लूम यानी होता है, और हम सेल्फ सेटिस्फाई रहते हैं, हम अपने आप को संतोष दे लेते हैं. प्लूम यानी सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हम अपने आप को संतुष्टि कर लेते हैं. ए लिटिल विद द फैक्ट एज द फ्रेंच वर द लेस स्पॉन्टेनियस, कि यार फ्रेंच तो जो है ना स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये हम इंग्लिश पीपल से कम स्पॉन्टेनियस है, लेस स्पॉन्टेनियस है. जो नेचुरल होते हैं वो क्रिटिक नहीं बनते, वो क्रिएटिव बनते हैं. तो ये बस ऐसे हम अज्ञानता में ही बात कह देते हैं उनके लिए. जबकि टीएस एलियट के हिसाब से फ्रेंच पीपल ज्यादा अच्छे क्रिटिक है. और ऐसी बात नहीं कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्रिटिक्स भी अच्छे लोग होते हैं. परहैप्स दे आर, हाँ वो हो सकता है कि अंग्रेजों से, इंग्लिश पीपल से कम स्पॉन्टेनियस हो सकता है. बट वी माइट रिमाइंड आवरसेल्व्स, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए दैट क्रिटिसिज्म इज एन इनएविटेबल एज ब्रीथिंग. देखो आप, ये इसने एक सिम्बली का यूज कर लिया है यहाँ पे. हालांकि पोएम्स वगैरह में यूज होती है, लेकिन कभी कभी यूज कर लेते हैं. भाई जो क्रिटिसिज्म है ना, वो भी इतनी ही इनएविटेबल है, इतनी ही नेसेसरी है, इतनी ही जरूरी है, कंपल्सरी है, जितनी की सांस लेना है, ब्रीथिंग. जब पोएट्री लिखी जाती है तो उनका क्रिटिसिज्म होना भी जरूरी है. जैसे सांस लेना जरूरी है, ऐसे क्रिटिसिज्म भी जरूरी है. इनएविटेबल यानी अपरिहार्य है, नेसेसरी है, ये भी बहुत जरूरी है. And that we should be none the worse for articulating what passes in our minds. और अगर हमारे दिमाग में कोई विचार आता है कि अच्छी है बुरी है, ना बोलें, तो ये भी बेकार चीज है. अगर उसको आर्टिकुलेट ना करें, उसको बोल के ना बताएं, आर्टिकुलेट ना करें, तो फिर बेकार है. When we read a book, हमने कोई बुक पढ़ी and feel an emotion, हमें कोई ऐसा इमोशन महसूस हुआ about it, for criticizing our minds, तो हमें अपने दिमाग से उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए. क्रिटिसाइज के बुरा करना नहीं होता है. अगर कुछ अच्छी लगी तो प्रशंसा करो भाई. अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो, आप उसको शेयर करो, जरूरी है. ये कुछ लिखो, कुछ कमेंट करो, इसको तो क्रिटिसाइजेशन कहते हैं. ये तो क्रिटिसाइज है कि आप जो समझ रहे हैं, आपके दिमाग को जो लग रहा है, बता तो दो यार, सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, आपने ये अच्छा पढ़ा दिया, ये बहुत अच्छा पढ़ा दिया, सर इस तरह समझाया गया, हमें मजा आया, आगे से इसको और इस तरह समझाना. तो ये आप जब तक अपने माइंड के अंदर जो आया उसको नहीं बताओगे तो फिर बेकार है. ये तो वैसे हो गया जैसे जिंदा लाश, सांस लेना जैसे जरूरी, जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे क्रिटिसिज्म भी जरूरी है. फॉर क्रिटिसाइजिंग ऑन all minds in their work of criticism, हमारा क्रिटिसिज्म करना चाहिए हमें. One of the facts that might come to light in the process in our tendency to insist when we praise a poet, जैसे हम लोग किसी एक पोएट को प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, करना चाहिए, अच्छा है तो करना चाहिए, कमी है तो कमी भी बतानी चाहिए, है ना. Upon these aspects of his work in which he least resembles anyone else, देखो आप. लेकिन अब आप इंग्लैंड वाले प्रशंसा करते हैं, वी प्रेज, हम करते हैं प्रशंसा. कब करते हैं? अगर किसी पोएट ने दुनिया से अलग लिखा हो, है ना. Those aspects of his work in which he least resembles, जिसमें बहुत कम नजर आता हो किसी और जैसा, anyone else, मतलब उस जैसा किसी और ने ना लिखा हो.
क्या अलग लिखा है भाई, जॉन कीट्स ने क्या अलग लिखा है, लोग प्रशंसा करने लग गए उसकी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है नेचर के बारे में, पीपल स्टार्टिंग प्रेजिंग हिम। ये कह रहा है कि हमारे यहां इंग्लैंड में हम तब प्रशंसा करते हैं जब किसी ने कुछ अलग लिखा हो, कुछ नया लिखा हो, इंडिविजुअल लिखा हो, स्पेशल लिखा हो, पेक्यूलियर लिखा हो, कुछ डिफरेंट लिखा हो, जो किसी और ने ना लिखा हो, एनीवन एल्स, किसी और ने ना लिखा हो, उस किसी और से उसका जो वर्क है वो रिजेंबल ना करता हो, मिलान ना करता हो, वैसा दिखता ना हो। इन दीज एस्पेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ हिज वर्क, इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं इस वर्क के, वी प्रिटेंड टू फाइंड व्हाट इज इंडिविजुअल। हम इंग्लैंड के लोग ही देखते हैं कि उसने क्या इंडिविजुअल लिखा है, व्हाट इज द पेक्यूलियर एसेंस ऑफ द मैन, उसने क्या पेक्यूलियर, क्या स्पेशल लिख दिया, क्या विशेष लिख दिया, क्या अलग लिख दिया, क्या डिफरेंट लिख दिया। अगर किसी ने अलग लिखा, डिफरेंट लिखा, नया फ्रेश लिखा, तब मजा आ जाता है हमारे लोग, फिर हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ये कह रहा है जरूरी नहीं है, नया लिखना जरूरी नहीं है हमेशा। कितना नया लिखोगे आप, हाँ नए तरीके से लिखो, अलग तरीके से लिखो। सब्जेक्ट मैटर आपका पुराना हो सकता है या आपका विचार पुराने लोगों जैसा कुछ हो सकता है, बस उसका अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका आपका अलग हो सकता है। ये कह रहा है वी ड्वेल विथ सेटिस्फेक्शन, हम इस बात से खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, अपॉन द पोएट्स डिफरेंस फ्रॉम हिज, कि कैसे वो पोएट अलग है प्रीडिसेसर्स, अपने पूर्वजों से, अपने जो प्रायर जो उसके राइटर्स हैं, जो उससे पहले के जो राइटर्स हैं, उनसे उसने कैसे अलग लिखा। अगर उसने अलग लिखा है, स्पेशल लिखा है, पेक्यूलियर लिखा है, कुछ डिफरेंट लिखा है, इंडिविजुअल लिखा है, तो फिर वो जोरदार पोएट है। किसकी नजर में? इंग्लैंड वाले क्रिटिक्स की नजर में। तो ये समझा रहा है कि तुम भैया अपना क्रिटिसिज्म का नया तरीका सीखो। अब ये तुम क्या पुराने डर्रे से क्रिटिसाइज कर जा रहे हो, न्यू क्रिटिसिज्म, इसने एक नया अंदाज दिया, न्यू क्रिटिसिज्म। हम तो उसी पे आगे बढ़े गए। ये आपको धीरे धीरे पहले बताना चाह रहा है कि ट्रेडिशन होता क्या है, स्पेशली इज इमीडिएट प्रीडिसेसर्स, खासकर अगर आपने अपने ठीक जो पहले वाले प्रीडिसेसर्स है, जैसे अगर आप मॉडर्न एज में हैं तो आपसे ठीक पहले वाले विक्टोरियन एज के जो लोग हैं, जॉर्जियन पोएट्री के जो लोग हैं, या उससे पहले वाले रोमांटिक एज के जो आपके प्रीडिसेसर्स हैं, उनसे अलग होना चाहिए, तब आएगा मजा, तब मजा आता है इनको। वी एंड्यूर टू फाइंड समथिंग दैट कैन बी आइसोलेटेड इन ऑर्डर टू बी इंजॉयड, हम यही प्रयास करते हैं। एंड्यूर, हमारा एफर्ट ये होता है हमेशा कि बस हम कैसे अलग लिखे, आइसोलेटेड, जो अपने पुराने प्रीडिसेसर से अलग होना चाहिए, बस हमारी कोशिश केवल यही रहती है। हम उसे अच्छा मानते हैं, बेस्ट मानते हैं, बेटर मानते हैं। Whereas if we approach a poet without this prejudice, we shall often find that not only the best but the most individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously. अब ये बुराई कर रहा है और अपना विचार दे रहा है T.S. Eliot। क्या कहता है ये? लेकिन भाई यदि हम कभी उस पोएट का बिना प्रेजुडिस के, हमारे दिमाग में प्रेजुडिस क्या है, क्या भाई अच्छा पोएट वो है जो इंडिविजुअल लिखता है, अच्छा पोएट वो है जो पर्सनल लिखता है, अलग लिखता है, डिफरेंट लिखता है, जो किसी से रिजेंबल नहीं करता। अगर हमारे दिमाग में, क्रिटिक के दिमाग में ये वाली सोच है, तो फिर वो तो देखो जिन लोगों ने अपने एंसेस्टर्स, अपने प्रीडिसेसर्स, अपने क्लासिस्ट राइटर्स को कॉपी किया, कॉपी मीन्स मैं थोड़ा गलत शब्द यूज कर रहा हूं, जिनसे उसने उनसे मोटिवेट हुआ, इंस्पायर्ड हुआ, और उनकी नॉलेज, उनकी विजडम, उनका स्टाइल उसके दिमाग में है, उसके माइंड में है, और उसको वो अपने तरीके से अलग ढंग से लिखता है, वो है अच्छा पोएट। और अगर आपने कभी किसी पोएट की प्रशंसा भी की है, आप पढ़ के देख लेना उसकी राइटिंग को, उसका सबसे अच्छा पार्ट आपको वही लगेगा जो इंस्पायर्ड है किसी ओल्ड बेस्ट पोएट से, जो इंस्पायर्ड है किसी पुरानी कहानी से, जो इंस्पायर्ड है किसी पुराने इंसिडेंट से, जिसने उसको एक अच्छे तरीके से पेश किया। आप देख लेना। ये कह रहा है, क्या कह रहा है?
इफ वी अप्रोच अ पोएट विदाउट दिस प्रेजुडिस, अगर हम इस प्रेजुडिस के बिना ही अगर हम अप्रोच करें तो वी शैल ऑफन फाइंड दैट नॉट ओनली द बेस्ट, न केवल उसका जो बेस्ट पार्ट है जो उसने लिखा है या जो उसका मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट है, वर्क में बी दोज, वो उसमें से वही पार्ट उसके ज्यादा अच्छे हैं, वो वर्क्स उसके ज्यादा अच्छे हैं, इन विच द डेड पोएट्स हिज एंसेस्टर्स, जिसमें उसके जो डेड पोएट्स हैं जो चले गए एंसेस्टर्स, उनकी इमॉर्टेलिटी उसमें विग्रेसली उसने यूज की, उनकी अच्छी बातें जो इमॉर्टल हैं, जो कहे गए बहुत अच्छी बातें, और उनको आप यूज कर लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा टी.एस. एलियट हमेशा कुछ ना कुछ पुराने अलूजन्स यूज करता है, रेफरेंस यूज करता है, वो घटनाएं यूज कर लेता है। वेस्टलैंड में तो ऐसे डजन्स ऑफ अलूजन्स हैं, इवन होलो मैन में भी है, द लव सॉन्ग ऑफ पीफॉक में भी है, कहां नहीं है। ये कहता है अच्छा पोएट, अच्छा राइटर वही है जिसके दिमाग में पुराने रेफरेंसेस अलूजन्स हों और फिर उनको आप ओ टेक्स्ट की चीजों को अपने टेक्स्ट में लिखते हो, इंटरटेक्चुअलिटी करते हो। ये उसको ग्रेट मानता है उस चीज को। एंड आई डू नॉट मीन द इम्प्रेशनेबल पीरियड ऑफ एडोलसेंस बट द पीरियड ऑफ फुल मैच्योरिटी। लेकिन ये कहता है कि ये जो चीज है ये एडोलसेंस लोगों में नहीं आएगी, ये यंग जो नए नए लिखने शुरू किए, नए नए जो कवि बने वो यूज नहीं कर सकते। ये चीज आती है फुल मैच्योरिटी पे, जो बहुत अच्छे राइटर जो सीन्स अब मैच्योर हो चुके हैं, बहुत सीनियर हो गए हैं, जिनको लिखते हुए कई साल हो गए, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ये उनकी राइटिंग में आएगा। जब उनकी राइटिंग को पढ़ोगे तो उसकी राइटिंग का जो बेस्ट पार्ट होगा वो वही होगा जहां उन्होंने किसी एंसेस्टर की इमॉर्टलिटी को विग्रेसली यूज किया है, बहुत अच्छे उत्साह के साथ, जोश के साथ यूज किया, विग्रेसली यूज किया। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Yet if the only form of tradition of handing down consisted in following the ways of the immediate generation before us in a blind or timid adherence to its success, tradition should positively be discouraged। देखो आप ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने एंसेस्टर्स, अपने प्रीडिसेसर्स जो डेड पोएट्स हैं, होमर, शेक्सपियर, इनको एज इट इज कॉपी करना, इनको एज इट इज इमिटेट करना, नकल करना, वो ट्रेडिशन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। टी.एस. एलियट कह रहा है कि एज इट इज कॉपी कर लेना नहीं होता ट्रेडिशन, कि आपने एज इट इज फॉलो कर लिया फिर तो आप इमिटेट कर रहे हो, इससे बढ़िया तो नया लिख दो, वो अच्छा है। नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटिशन, ये लाइन कहेगा वो, नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटिशन। सेम टू सेम बात को रिपीट कर दो, उससे बढ़िया तो नयापन है, नोवेल्टी है, कॉपी करना नहीं, ये कह रहा है। येट फिर भी ओनली फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का केवल वो रूप जिसको आपने हैंडिंग डाउन एज इट इज ऊपर से नीचे ले लिया, कंसिस्ट इन फॉलोइंग द वेज ऑफ द इमीडिएट जनरेशन। आपकी जो, अच्छा होमर को नहीं किया कॉपी, शेक्सपियर को नहीं किया, आप जिस जनरेशन में है उससे ठीक पहले वाली जनरेशन, उनके जो राइटर जो अच्छे लिख रहे हैं, फेमस हो गए, आपने उनकी नकल कर दी, कॉपी कर दी, क्या वो है तो अपन भी ऐसा सा बना लेते हैं, सेम टू सेम। भैया ये ट्रेडिशन नहीं है, ये तो गलत कर रहे हो आप। उस इमीडिएट जनरेशन को जो आपसे पहले आई है, बिफोर अस, दिख भी रही है सामने, इन अ ब्लाइंड और टिमिड एडहेरेंस, उनसे बिल्कुल अंधे होकर के, बिना सोचे समझे, बिना उनकी कमियां देखे, बिना उनकी क्रिटिसाइज करे, आपने बिल्कुल ना, कहते ना कि अंधे भक्त हो गए आप और एज इट इज उनको कॉपी कर लिया। वो अच्छी राइटिंग नहीं है, वो ट्रेडिशन नहीं है। ब्लाइंड और टिमिड एडहेरेंस, उनसे चिपके रहे आप, ऐसे कैसे जुड़े रहे, इट्स सक्सेस। ट्रेडिशन शुड पॉजिटिवली बी डिस्करेज्ड। ये भैया ट्रेडिशन की ये परिभाषा नहीं है, ये तो आप ट्रेडिशन को डिस्करेज कर रहे हो, गलत परिभाषा दे रहे हो। वी हैव सीन मैनी सच सिंपल करेंट सून लॉस्ट इन द सैंड। हमने देखा है, टी.एस. एलियट को उदाहरण दे रहा है, शायद उसके एज के कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विक्टोरियन एज के लोगों को कॉपी किया होगा, जो ठीक पहले वाली जनरेशन थी, या जॉर्जियन पोएट्री को उन्होंने इमिटेट किया होगा और वैसा का वैसा लिख दिया होगा, कॉपी कर दिया होगा, ब्लाइंड एडहेरेंस किया होगा। कहता है ये लोग तो मिट्टी में मिल जाएंगे, लॉस्ट इन सैंड, ये तो बर्बाद है, ये कुछ नहीं है, इनका नाम तो चलेगा ही नहीं, तो नाम खत्म हो जाएगा इनका तो। एंड नोवेल्टी, देखो कितनी प्यारी लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग। एंड नोवेल्टी, देखो ये नोट्स हमारे ऐप वालों को तो मिल जाएंगे, कल आपको ये ऐप पे मिल जाएंगे नोट्स।
तो वो एक बार दोबारा फिर इस वीडियो को देख लेना, है ना। नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटिशन। नोवेल्टी जो होती है वो तो रिपीटिशन से ज्यादा अच्छी होती है। केवल रिपीट करना सही नहीं है, एज इट इज इमिटेशन कॉपी करना गलत है। उससे बढ़िया तो नोवेल्टी नया लिख दो, वो अच्छा है। तो फिर क्या है ट्रेडिशन? अब आएगी इसकी डेफिनेशन। क्या है ट्रेडिशन? ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस। इसकी तो भैया ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसका एरिया ज्यादा वाइड है, इसके महत्व ज्यादा बड़ा है। इट कैन नॉट बी, क्या गजब की ये कह रहा है कि आप ट्रेडिशन प्राप्त कैसे करो, कैसे नकल करने से ट्रेडिशन आएगा? क्या नहीं, हार्ड लेबर से आएगा। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेटेड, इसको आप इनहेरिटेट नहीं कर सकते, ये वंशानुगत नहीं मिलता। ये ऐसे नहीं कि आपके एक जनरेशन से वो गुण पोएटिक के आपके अंदर आ जाएंगे और आप भी लिखना शुरू कर दोगे ना, वो ट्रेडिशन नहीं है भैया। इफ यू वॉन्ट इट, अगर आपको ट्रेडिशन चाहिए, यू मस्ट ऑब्टेन, तो आपको ऑब्टेन प्राप्त करनी पड़ेगी बाय ग्रेट लेबर। कितनी सरल लैंग्वेज, देखो आप कितने सिंपल लैंग्वेज लिख रहा है, अगर आप समझ जाओ तो फिर मजा है। ये वर्ड्सवर्थ के खिलाफ है, लेकिन डिक्शन के मामले में ये कहता है कि जैसे वर्ड्सवर्थ सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज करता है, ऐसे हमें भी सिंपल लैंग्वेज, कॉमन पीपल की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। हालांकि ये अर्बन लाइफ की बात करता है वर्ड्सवर्थ, अपने जो कंट्री लाइफ की बात करता है, रूरल एरिया की बात करता है। चलो, क्या ये ग्रेट लेबर से प्राप्त होती है? इट इन्वॉल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस द हिस्टोरिकल सेंस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहां टर्म आई है, हिस्टोरिकल सेंस। इसको याद रखना, हिस्टोरिकल सेंस। ये क्या चीज है भाई? हिस्टोरिकल सेंस का मतलब हिस्ट्री की समझ। अब हिस्ट्री की समझ मतलब आपने हिस्टोरिकल जो भी आपके पोएट्स हैं, आपके जो राइटर्स हैं, पुराने एज से, आज से 2000, 3000, 5000 साल पहले की भी जो राइटर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, गुड राइटर्स, जिन्होंने क्रिएटिव लिखा, अच्छा लिखा, वो सब आपने पढ़े हों। और कोई अगर छोटा राइटर भी रहा हो लेकिन अच्छा राइटर था, मतलब उसका एक वर्क कोई अच्छा था, वो भी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और उनमें क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, उसको आपको अलग अलग करना, शिफ्टिंग करना भी आना चाहिए। और अच्छी चीजों को फॉलो करें आप, उनको एक्सेप्ट करें, ये है ट्रेडिशन। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। अच्छे बुरे की छटनी करना, सेपरेट करना, शिफ्टिंग करना, ये भी हम लोगों को आना चाहिए। द हिस्टोरिकल सेंस, ये क्या है देखना, अब इसकी परिभाषा देगा अगली 5-7 लाइन में। विच वी मे कॉल नियरली इनडिस्पेंसेबल टू एनीवन हु वुड कंटिन्यू टू बी अ पोएट बियॉन्ड हिज 25th ईयर। ये जो हिस्टोरिकल सेंस है ना, हर उस पोएट में होने चाहिए जो उसे अपना करियर बनाना चाहता है और 25 साल के बाद भी वो काम कर रहा है, मतलब मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। और 25 साल तक तो आप शौक में लिख लेते हो, 25 साल का यूज क्यों किया इसने, 25th ईयर क्यों यूज कर रहा है? कि अब ये केवल आपका एक हॉबी नहीं है, ये केवल आपका एक शौक नहीं है ना, बल्कि ये अब आपका मेन प्रोफेशन बन गया। तो अगर आप 25th ईयर के बाद भी अगर आप जारी रखना चाहते हैं पोइट्री राइटिंग, तो फिर ये आपके लिए इनडिस्पेंसेबल है, ये आपके लिए अनिवार्य है, ये इनएविटेबल है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए ना। इनएविटेबल है, नेसेसरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। क्या चीज? टू एनीवन हु वुड कंटिन्यू, आपको हिस्टोरिकल सेंस बहुत जरूरी है, आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए, आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए इन द सेंस ऑफ लिटरेचर। क्या अब तक अच्छा लिखा गया है? एंड हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन। परसेप्शन यानी आपको समझ होनी चाहिए, आपको लुकआउट, आपका नजरिया आपको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। हिस्टोरिकल सेंस मतलब नॉट ओनली ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट, केवल पास्ट के समय के बारे में नहीं कि उस समय क्या क्या घटनाएं हुई, हिस्टोरिकल नहीं केवल, बल्कि पास्टनेस ऑफ द पास्ट नहीं केवल, बट ऑफ इट्स प्रेजेंस, बल्कि उस पास्ट का आज प्रेजेंस में क्या रिलेवेंसी है, आज के वर्तमान समय में वो कितना बेनिफिशियल है। अगर कोई चीज पास्ट की है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसका असर खत्म हो जाएगा, वो कैरी नहीं करेगी, उसको जबरदस्ती पकड़ के मत लाओ यहां तक। जो
अच्छी चीज है। होमर का ऑडेसी, इलियड, फेबल, ईसॉप की फेबल्स, है ना, सोक्रेट्स और एरिस्टोटल की जो क्रिटिसिज्म है, हॉरेस के जो ओड्स हैं, पिंडर के जो ओड्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती। इनको लाओ, इनकी समझ रखो, है ना। ये कह रहा है शेक्सपियर, मिल्टन, इनको द हिस्टोरिकल सेंस का वर्ड प्रेजेंस, आज भी उसकी प्रेजेंस रहे, उपस्थिति रहे, उसकी रिलेवेंसी रहे, आज भी वो पढ़ने में उसको आनंद आता हो, आज भी वो रिलेवेंट हो। द हिस्टोरिकल सेंस, ये देखो डेफिनेशन है, compels a man to write not merely with his own generation in his bones। अगर आपके अंदर हिस्टोरिकल सेंस है तो न केवल आप आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, जो आपकी रगों में, आपकी हड्डियों में जो जनरेशन का खून बह रहा है नई का, न केवल उनका ध्यान रखोगे, बल्कि आप पास्ट की गलतियां, अच्छाइयां, स्टैंडर्ड्स, उनका भी ध्यान रखोगे। अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहोगे तब बनोगे आप अच्छे राइटर, तब बनोगे आप अच्छे पोएट। बट विद द फीलिंग दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप, आपको ये फीलिंग रखनी पड़ेगी कि आपको पूरा यूरोप का लिटरेचर पढ़ना है, फ्रॉम होमर, और समय कालखंड का भी ध्यान नहीं रखना, होमर से लेकर जो आज से 3000 साल पहले पैदा हुआ था लगभग, उसको भी पढ़ना है, पूरे यूरोप को पढ़ना है, विद इन इट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने कंट्री का भी पूरा लिटरेचर देखना है, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, हैज अ साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस एंड कंपास अ साइमल्टेनियस ऑर्डर। ये सब चीजें भी आपके साथ साथ रहनी चाहिए। प्रेजेंट के साथ साथ में पास्ट की समझ भी आपको होनी चाहिए, और ये साइमल्टेनियस चलेंगे, ये दोनों चीजें साथ साथ में ही चलेंगी, साइमल्टेनियस चलेंगी। दिस हिस्टोरिकल सेंस, ये है हिस्टोरिकल सेंस। अब एक जो ग्रेट पोएट्स है, ये जो पूरा हिस्ट्री है, अब तक क्या क्या हुआ है उसके अंदर, भैया वो होना चाहिए, तभी तो आपके सिलेबस में डाल रखा है दोस्तों, लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट्स। पहले ग्रेड 1 में नहीं थे, अब डाल दिया। जरूरी है, ये समझ जरूरी है क्या क्या हुआ है अब तक, और बिना उनकी समझ के आप क्रिएट कर ही नहीं सकते कोई नई चीजें। जब तक आपने पोएट्री नहीं पढ़ी, उसका स्वाद नहीं चखा, तो कैसे मन करेगा कि आप पोएम्स लिखें। जब तक आपने बेकन के एसेज नहीं पढ़े होंगे, चार्ल्स लैम्ब के पर्सनल एसेज नहीं पढ़े होंगे, तब तक कैसे मन करेगा कि आप भी ऐसे लिखो। चार्ल्स डिकेंस नहीं पढ़ा होगा, कैसे मन करेगा कि नॉवेल्स लिखें। शेक्सपियर के प्लेज नहीं पढ़े होंगे तो कैसे मन करेगा कि प्ले लिखे। ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं पढ़ा होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का, तो कैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखोगे। सोनेट्स नहीं पढ़े होंगे आपने अगर विलियम शेक्सपियर के, जॉन मिल्टन के, तो कैसे लिखोगे आप सोनेट्स। समझ तो जरूरी है। हाँ, अब आप लिखोगे अपने तरीके से, इंडिविजुअल टैलेंट यूज करोगे, ये कह रहा है, बहुत जरूरी है। दिस हिस्टोरिकल सेंस विच इज, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है, क्या गजब की बात लिख रहा है। द हिस्टोरिकल सेंस विच इज सेंस ऑफ द टाइमलेस एज वेल एज ऑफ द टेम्पोरल। और जो हिस्टोरिकल सेंस है ना, ये टाइमलेस है, इमोर्टल है, इसको आप समय के चेन्स में जकड़ नहीं सकते। ये ऐसा नहीं है कि आपको केवल अपनी जस्ट पहले वाली जनरेशन का पढ़ना है, या 100 साल का पढ़ना है, या 200 साल का पढ़ना है। ये टाइमलेस है, अब तक के सबको पढ़ना है, और अब आगे भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ते रहना है। अच्छा पोएट, अच्छा राइटर तो वो होगा जिसने सब पढ़ रखा हो, समझ एटलीस्ट सबकी हो। सब मतलब जो भी अच्छे अच्छे जो रहे हैं उनको तो पढ़े एटलीस्ट। ये टाइमलेस है, साथ साथ में टेम्पोरल भी है। टाइमलेस यानी पास्ट भी है, और टेम्पोरल रिलेटिंग टू आवर करंट टाइम, आज के समय से भी जुड़ा हुआ है। टेम्पोरल अब का, कंटेम्परेरी भी है, और टाइमलेस पास्ट का भी है। और कभी कभी टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर, कभी कभी दोनों साथ में भी होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट साथ में लेके चलना होता है। वो है अच्छे पोएट, वो है अच्छे राइटर, और वो है अच्छे क्रिटिक्स। अच्छा क्रिटिसिज्म भी कब कर पाओगे, जब आपको समझ हो। आपने पढ़ रखे हो रहे यार, इसने तो शेक्सपियर जैसा महान लिख दिया, इसने तो ऐसा लिख दिया, इसने ये कमी ऐसे कर दी, उसने इसको ऐसा लिखा था। तो भैया क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों को, क्रिटिसाइज जो क्रिटिक्स होते हैं, उनको भी समझ होनी चाहिए टाइमलेस और टेम्पररी की, टेम्पोरल की। उनको भी समझ होनी चाहिए डेड राइटर्स की और प्रेजेंट राइटर्स की समझ होनी चाहिए। इज व्हाट मेक्स अ राइटर ट्रेडिशनल। अगर ये समझ है, हिस्टोरिकल सेंस है,
तो ये हिस्टोरिकल सेंस बनाएगा आपको क्या, ट्रेडिशनल. एंड इट इज द सेम टाइम व्हाट मेक्स अ राइटर मोस्ट एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ हिज प्लेस इन टाइम. और ऐसी स्थिति में वो समय के एक्यूट प्लेस पर आएगा, समय को कंट्रोल में करेगा, उसको पता होगा पास्ट, प्रेजेंट और आगे मुझे फ्यूचर में कैसा लिखना है, क्या चीज चलेगी मेरी, ऑफ हिज ऑन कंटेम्परेनिटी. और साथ में उसका जो खुद का समय चल रहा है, कंटेम्परेरी जो समय है, उसको उसके बारे में भी समझ होगी, पास्ट के बारे में भी समझ होगी. तब बनेगा वो अच्छा राइटर, तब बनेगा वो अच्छा पोएट, एक्यूटली तब काम कर पाएगा वो. सो फिर आगे कह रहे हैं, नो पोएट, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ये याद रखना, अच्छा कोटेशन है. नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन. देखो आप, जब भी आपको क्रिटिसाइज करना हो किसी भी पोएट का, किसी भी आर्टिस्ट का, कोई भी कला में आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी, हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन. जब उसको आप पढ़ेंगे तो खुद का कभी उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. आपको मैथ्यू एंडोल जैसे कहता है कि आपको उसको देखना पड़ेगा टचस्टोन थियरी से कि कंपैरेटिवली होमर, कंपैरेटिवली डांटे, कंपैरेटिवली शेक्सपियर इसने कैसा लिखा है. या पेंटर की बात कर रहे हैं तो लियोनार्डो दा विंची से, एंड्रिया डेल सार्तो से, राफेल से, माइकल एंजेलो से, उनकी आप कंपेयर करोगे. म्यूजिशियन की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, ग्रेट म्यूजिशियंस, उनसे आप कंपेयर करोगे. कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी पेंटर, कोई भी पोएट, कोई भी आर्टिस्ट इन एनी आर्ट, उसका कभी खुद का कोई मीनिंग अलोन नहीं होता, खुद का अकेले कभी अस्तित्व होता ही नहीं है. वो बना ही सबको पढ़ करके है, सबको जान करके है. और उसको क्रिटिसाइज भी आप तभी कर पाएंगे जब औरों से कंपेयर करेंगे उसको. पर कंपेयर करने वाले बुराई करना नहीं है, जज करना नहीं है, ये मतलब उसकी क्रिटिसाइज करना होता है कि भाई इसने यहाँ ये ऐसा लिखा है, इसने यहाँ ऐसा किया है, इसने यहाँ ऐसा किया है. सिग्निफिकेंस, उसका महत्व पता चलेगा, अकेले से नहीं पता चलता है, अकेलेपन में नहीं. हिज एप्रिसिएशन इज द एप्रिसिएशन ऑफ हिज रिलेशन टू द डेड पोएट्स. उसको जब पोएट्री एप्रिसिएशन करते हो आप, कोई आर्ट का एप्रिसिएशन करते हो, तो कंपेयर करते हो आप किसी और से, पुराने किसी डेड पोएट से, पुराने किसी डेड आर्टिस्ट से, उनसे कंपेयर करना पड़ेगा. यू कैन नॉट वैल्यू अलोन, अकेले की वैल्यू कुछ नहीं होती. यार ये इसने यहाँ ऐसा लिखा, इसका यहाँ ऐसा था, ये उस राइटर जैसा देखो उसने ऐसे लिखा, ऐसे कंपेयर करते हैं हम लोग. यू मस्ट सेट हिम, आप उसको सेट करो एक, और साथ में कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट, कि देखो ये उनसे कैसे अलग है, एंड कंपैरिजन कंपेयर करो अमंग द डेड्स के बीच में. आई मीन दिस इज अ प्रिंसिपल एस्थेटिक. लेकिन ये चीजों को बुराई के लिए एस्थेटिक है, ये सौंदर्य चीजों को बढ़ाने के लिए है, ये बल्कि उसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं. ये कोई नेगेटिव नहीं है. नॉट मेरली हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, केवल हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक एस्थेटिक चीज है, ये होनी चाहिए. कविता की खूबसूरती पता चलेगी, उसकी उसका एंजॉयमेंट पता चलेगा आपको कि यार देखो इसमें वही आनंद है जैसे पहले लिखा गया था, ऐसे कंपेयर करोगे आप. द नेसेसिटी दैट इज शैल कन्फॉर्म, ये जो आवश्यकता है जो हमें कन्फॉर्म करनी चाहिए, पालन करना चाहिए. कन्फर्म नहीं है, कन्फॉर्म है ना, उस पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से चलनी चाहिए. ही शैल कोहियर, उससे इसका जुड़ाव होना चाहिए, पास्ट ट्रेडिशन से उसका कोहिरेंस होना चाहिए, यहां पर उसको जुड़ाव होना चाहिए. इज नॉट वन साइड, और ये जो जुड़ाव वन साइडेड नहीं कि प्रेजेंट का जुड़ाव ही पास्ट से होना चाहिए. प्रेजेंट पास्ट से सीखता है और प्रेजेंट पास्ट को भी सही करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको रिलेवेंट बनाता है. ये दोनों वन साइडेड नहीं है, ये दोनों आपस में साथ काम करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट. व्हाट हैपेंस व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड, अगर कोई नया वर्क तैयार हुआ है तो क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंस साइमल्टेनियसली टू ऑल द वर्क्स ऑफ आर्ट व्हिच प्रीसीडेड इट. ये कुछ वैसा हुआ जैसे पहले कभी हुआ होगा. आज जो नया काम शुरू हुआ है, न्यू आर्ट, क्या कभी ये पास्ट नहीं बनेगी, क्या कभी ये ट्रेडिशन नहीं बनेगी क्या. तो बस ये वही तो चीज है. आज जो नई चीज आप नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कभी ये ट्रेंड ओल्ड फैशन होगा, ये भी पुराना होगा, ये भी पास्ट होगा, लेकिन ये खराब थोड़ी हो जाएगा, पास्ट होगा केवल. ये सब्जेक्ट मैटर नया लिखा जाएगा आगे, पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि आगे लिखी जाने वाली चीजें रहेंगी या जो पहले लिखी जाने वाली चीजें थी.
तो ये जो है साइमल्टेनियसली ऑल द वर्क्स ऑफ आर्ट विच प्रेसिडेड इट, ये वैसे ही जैसे पहले भी कभी लिखे गए थे, ये चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस क्रम चलता रहता है, ये फ्लो है. द एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम एन आइडियल ऑर्डर अमंग themselves. ये जो मॉन्यूमेंट्स है, जो पुराने पुराने जो लिखे गए हैं, मॉन्यूमेंट्स तो स्मारक होता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स का मतलब है जो पहले चीजें लिखी गई हैं, जो पहले कुछ चीजें लिखी गई हैं, है ना, ये एक आइडियल ऑर्डर है, ये चलता रहता है, ये आदर्श क्रम है, आइडियल ऑर्डर है, ये चलता रहता है. Which is modified by the introduction of the new, really new work of art among them. और फिर इस तरह से पास से जुड़ करके नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं. The existing order is complete before the new work arrives. और जो पुराना ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है जब नया आता है. कोई जैसी चीज नई आई, नया तरीका आया, वो चीज पुरानी हो, ये चलता रहता है. ये हर जगह, ये म्यूजिक में भी है, पेंटिंग्स में भी है, इवन अपने फैशंस में है, कपड़ों में है ना, तरीकों में है, हर चीज में, जीवन शैली में है, खाने में है, बदलती रहती, मूवीज में है, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं. अरे नई चीज आती, वो पुरानी चीज पुरानी हो जाती है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, और ये क्रम चलता है, ये एक क्रम है, चलता रहता है. फॉर ऑर्डर टू परसिस्ट आफ्टर द सुपरवेंशन ऑफ नोवेल्टी, जैसे कोई नोवेल्टी नई चीज आती है ना, ये उस पुरानी चीज में कुछ जोड़ देती है, सुपरवेंशन, उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ देती है, ये उसे खत्म नहीं करती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती है, उसमें कुछ चीज नई जोड़ देती है, नयापन आ जाता है, ये खत्म नहीं करता, पुरानी चीजें भी रहती हैं. द होल एग्जिस्टिंग ऑर्डर मस्ट बी, वो भी होनी चाहिए, वो रहती है, बट सो स्लाइटली ऑल्टर, बट धीरे धीरे ऑल्टर होती रहती है, चेंज होती रहती है. ऑल्टर यानी चेंज होती रहती है, चेंज होती है. एंड सो द रिलेशंस, proportions, values of each work of art toward the whole are readjusted. इस तरह हर आर्ट रीएडजस्ट होती रहती है, बदलती रहती है, मतलब रीएडजस्ट होती रहती है, नया नया फैशन आता रहता है, पुरानी जो इससे पहले एग्जिस्ट करती थी वो पास्ट में चली जाती है, वो ट्रेडिशन बनती चली जाती है. ऐसे ट्रेडिशन बढ़ता रहता है, हमारा खत्म नहीं होता, चेंज होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है. एंड दिस इज कंफर्मिटी बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, और ये पुराने और नए का संबंध चलता रहता है. पुरानी चीज से नया बनता है, और नया फिर खुद बाद में पुराना बन जाता है, और पुराने में उसको एक्सप्लेन करता है, उसके प्रति हमारे परसेप्शन को और अच्छा करता है, बल्कि जरूरी होता है. ठीक है ना, तो ये बात हम कर रहे हैं. इसके बाद देखिए आप लोग, whoever has approved this idea of order, just a minute, whoever has approved this idea of order. अभी क्रम जिसने भी अप्रूव किया कि भाई ऐसे पास से आप सीखते हो, नया क्रिएट करते हो, फिर नया जब क्रिएट होता है तो जो पास्ट था वो और पास्ट हो जाता है, फिर आगे कुछ और चीज आती है तो ये भी पास्ट हो जाता है. ये क्रम जिसने बताया, ये ऑर्डर जिसने बताया, ये ऑफ द फॉर्म ऑफ यूरोपियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विल नॉट फाइंड इट प्रीपोस्टरस. ये जो हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं ना, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विल नॉट फाइंड इट प्रीपोस्टरस. जो इसको समझते हैं, देखो उसे इंग्लिश जो ईयर्स है, वैसे वो ट्रेडिशन का वैल्यू नहीं समझते, जैसे शुरू में कह रहा था. पर अब ये कह रहा है कि भाई जिन लोगों को थोड़ी समझ है, जो इस ऑर्डर को समझते हैं, जिन्होंने इस ऑर्डर को अप्रूव किया है, वो इसको प्री पोस्टर्स नहीं मानेंगे, वो इसको अपसर्ड नहीं मानेंगे. जो मैं समझा रहा हूं वो मेरी बात को सपोर्ट करेंगे, अप्रूव देंगे, उसको फेयर करेंगे. जिन लोगों ने इस ऑर्डर को समझा है, प्री पोस्टर्स नहीं समझेंगे इसको. प्री पोस्टर नहीं, अपसर्ड. इस शब्द को मैं देख रहा था, इस शब्द में खास बात है, इसमें सारे शब्द जो है प्रीफिक्स और सफिक्स ही. देखो आप, प्री सफिक्स है, पोस्ट सफिक्स है, और ईआर और यूएस, ये सॉरी, प्री और पोस्ट प्रीफिक्स है, और ईआर और ओ यूएस जो है वो सफिक्स है. और ये इस तरह से एक बड़ा अजीब सा एक जो है, आप कह सकते हैं कि शब्द बना है, तो अजीब सा है, अपसर्ड है, बकवास है ना. इसलिए इसको याद रखना, अपसर्ड. प्री पोस्टरस, सारे प्रीफिक्स और सफिक्स है, अजीब सा शब्द है, बेकार सा, बकवास सा है. इसका मतलब ये अपसर्ड, प्री पोस्टरस. तो जो लोग जिन्होंने अप्रूव किया ना, वो मेरे इस सिद्धांत को, मेरे इस थियोरी को, थियोरी ऑफ ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन को गलत नहीं मानेंगे. दैट द पास्ट शुड बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट. वो मानेंगे कि हाँ, पास्ट को भी
पास्ट भी जो है ऑल्टर होता है बाय द प्रेजेंट, वर्तमान से परिवर्तित होता है. एज मच एज द प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट, और उसी तरह से जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट से डायरेक्ट होता है. बहुत अच्छा पैसेज है ये लाइन बहुत अच्छी है. द पास्ट शुड बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट, पास्ट जो है प्रेजेंट से ऑल्टर होना चाहिए, और साथ साथ में प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट, प्रेजेंट जो है पास्ट से डायरेक्टेड होता है. एंड द पोएट हु इज अवेयर ऑफ दिस विल बी अवेयर ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और जिन लोगों को बात पता है पास्ट और प्रेजेंट का जो साइमल्टेनियस रिलेशन उनको पता है, जिन लोगों को, वो उनको पता है कि हमारे लिखने में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और हमें किन चीजों की डिफिकल्टीज आएगी. तो ये जो लिखेंगे ना, फिर उन डिफिकल्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखेंगे तो ये अच्छा ही लिखेंगे, ग्रेट ही लिखेंगे. जैसे टी.एस. एलियट ने द वेस्टलैंड लिखी, द होलो मैन लिखा, लव सॉन्ग ऑफ प्रीफॉग लिखा, एस वेंसडे लिखा, फोर क्वार्ट्स लिखा, गजब की चीजें लिखी उसने, वो तभी लिख पाओगे आप. इन अ पेक्यूलियर सेंस ही विल अवेयर ऑल्सो दैट, ये सब ट्रेडिशन की डेफिनेशन चल रही है. इन अ पेक्यूलियर सेंस, एक विशेष अर्थ में अगर देखें, ही विल बी अवेयर ऑल्सो दैट ही मस्ट इनएविटेबली जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट. हाँ, एक जब आप लिखते हो और आपको पास्ट का हिस्टोरिकल सेंस होता है तो आप अपने आप को जज करते हो पास्ट से कि यार उन्होंने ऐसा लिखा था और मैं ऐसा लिख रहा हूं तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं ये राइम स्कीम यूज कर रहा हूं, मैं ये मीटर यूज कर रहा हूं, ये तो यार बिलो स्टैंडर्ड है, इतना अच्छा नहीं है, मुझे वैसा लिखना चाहिए, मुझे उस ऊंचाई तक जाना चाहिए जैसे कि बाकी हमारे जो प्रीडिसेसर्स गए या जो एंसेस्टर्स गए, वो ना अपने स्टैंडर्ड्स को पास्ट से जज करता है. और ये इनएविटेबली ये होता है, ये अनिवार्य रूप से होता है, कंपल्सरी रूप से ये होता है. नॉट जस्ट बी टू एज गुड और एज, ये अब जज ये ऐसे नहीं होता कि आप अच्छे हो, उतने अच्छे जितने की वो है, या बुरे हो, या पास्ट बुरा है, बेटर देन द डेड, कि आप डेड जो मरे हुए लोग हैं, शेक्सपियर, होमर, होरास, पिंडर, आप इनसे ज्यादा अच्छे हो, आप इनसे ज्यादा बुरे हो, या आप इनके बराबर हो. इसका मतलब ये नहीं है, आप जज करते हो कि आप कैसा लिख रहे हो. अब उनको तो कौन कंपेयर करेगा भाई, वो चले गए, उनका दौर अलग था, उनके मैटर अलग थे, उनकी कंडीशन सर्कमस्टांसेस अलग थी. अब वो अच्छे बुरे नहीं हो सकते, वो अपनी जगह सही थे, हम अपनी जगह सही हैं. शेक्सपियर भी महान था, होमर भी महान था, टी.एस. इलियट भी अच्छा है, जॉन ड्राइडन भी अच्छा है, सब लोग अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं. तो ऐसे नहीं कर सकते. सर्टेनली नॉट जज्ड बाय द कैनन्स ऑफ डेड क्रिटिक्स. इनको अब डेड क्रिटिक्स है ये तो जो जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, उनके जो कैनन्स, उनके जो वर्क्स, उनके जो क्रिटिसिज्म है, उनसे भी जज नहीं कर रहे हम लोग. फिर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशन क्या करता है, इट इज अ जजमेंट, ये एक जजमेंट है, एक कंपैरिजन है, इन विच टू थिंग्स आर मेजर्ड बाय ईच अदर. बस जिसमें दो चीजों को मेजर किया जाता है कि यार ये कंपेयर करो होमर से. जैसे अभी ये सेम काम मैथ्यू आर्नल्ड करता है, वो बहुत बड़ा क्रिटिक था, उसकी जो टच स्टोन थ्योरी है क्रिटिसिज्म की, वो यही कहती है कि आप जो लिखा नया उसको कंपेयर करो पुराने किसी लिखे से, कि यार ये इससे कंपेयर करें तो कैसा है. जैसे कोई लव सॉन्ग लिख रहा है तो आप कंपेयर करो शेक्सपियर के सोनेट से, रॉबर्ट ब्राउनिंग के लव सॉन्ग से, या उसकी जो वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनसे कंपेयर करो. अगर आप एपिक लिख रहे हो तो आप होमर के इलियड से, ओडेसी, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से कंपेयर करो. अगर आप ओड लिख रहे हो तो फिर आप कंपेयर करो पिंडर से, हॉरेस से, या बाद में जॉन कीट से, पी.बी. शैली से. तो ये कंपैरिजन करना, जजमेंट करना, इसमें काम आता है पास्ट की नॉलेज, इसमें काम आता है ट्रेडिशन. It is a judgment, a comparison in which two things are measured by each other. To conform merely would be for the new work, not really to conform at all. ये जो नया वर्क करते हो ना, उसमें conform, उसके अनुसार conform यानी उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखते हो. It would not be new and would therefore not be a work of art. अगर आपने उसको जब तक conform नहीं किया तो वो कोई फिर कोई नया काम नहीं कहलाएगा, नया वर्क ऑफ आर्ट नहीं कहलाएगा. कुछ नया किया हो, उनके कंपैरिजन में कुछ अच्छा किया हो, उनको भी शामिल किया हो, उनकी चीजों को भी लिया हो, फिर एक नई अच्छी आर्ट तैयार होती, इनके बिना नहीं होती. एंड वी डू नॉट क्वाइट से दैट द न्यू इज मोर वैल्यूएबल. और हम ये नहीं कह सकते जो नया बना वो ज्यादा वैल्यूएबल है कंपेरेटिवली द बैड वंस और
पास्ट राइटर्स ना, ये भी कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज फिट्स इन, क्योंकि भैया अब आज अच्छा लग रहा है इसलिए नया अच्छा है, वो पुरानी बातें आज सेट नहीं है, कैसे सेट होगी, उनका टाइम अलग था, वो उनकी कंडीशंस अलग थी, उनका सब्जेक्ट मैटर अलग था, आज परिस्थितियां अलग हैं। तो आज अगर आपको कुछ अच्छी लग रही है तो ये नहीं कह सकते कि पुरानी बेकार हो गई ना, ना, बट इट्स फिटिंग इन इट्स टेस्ट ऑफ इट्स वैल्यू। बस एक टेस्ट चेंज हुआ है इसकी, एक मतलब वैल्यू का एक बस एक ये एक टेस्ट है, वो उस समय के हिसाब से अच्छा था और ये आज के हिसाब से अगर टेस्ट करते हो, जांच करते हो, तो ये आज के हिसाब से वैल्यूएबल है। बस इट इज ट्रू विच कैन ओनली बी स्लोली एंड कॉशियसली अप्लाइड, और ये चीजें धीरे धीरे अप्लाई होती हैं, जब समझ आती है हिस्ट्री की तब होती हैं। फॉर वी आर नन ऑफ अस इनफेलिबल जजेस ऑफ कंफॉर्मिटी, क्योंकि देखो वैसे भी हम लोग कंफॉर्मिटी यानी पुराने नियमों के हिसाब से कभी बिना गलती करे तो कुछ चीजें कॉपी कर भी नहीं सकते हैं एज इट इज, न वो कर सकते थे ना हम कर सकते, तो सबकी अलग अलग वैल्यू है। पास्ट भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, नए वाले भी अच्छे हैं। वी से इट अपीयर्स टू कंफॉर्म एंड परहैप्स इंडिविजुअल, or it appears individual and may conform, but we are hardly likely to find that it is one and not the other. हम जो लोग हैं, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, it appears to conform, हमें लगता है कि जो conform यानी नियमानुसार जो हम काम कर रहे हैं पुराने पास्ट के हिसाब से, is perhaps individual. पास्ट को पढ़ते हो लेकिन उसमें आप अपने इंडिविजुअल टैलेंट को डालते हो, ये कह रहा है। पास्ट की समझ होना जरूरी है, ट्रेडिशनल होना जरूरी है, क्लासिस्ट होना जरूरी है, बट साथ में इंडिविजुअल, हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखेगा, उसका टैलेंट फिर वो इंडिविजुअल टैलेंट है। इट अपीयर्स इंडिविजुअल, वो लगना चाहिए कि आपने पास्ट को यूज तो किया लेकिन एक अलग लिखा है। एंड मैनी कन्फॉर्म, और आपने पुरानी चीजों को पालन भी किया है, खूब सारी चीजों को शामिल भी किया है, उसमें इंटरटेक्चुअलिटी भी, जैसे वेस्टलैंड बिल्कुल नई चीज थी, होलोमैन बिल्कुल नई चीज है, बट उसमें बहुत सारे अलूजन्स हैं, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बट वी आर हार्डली लाइकली टू फाइंड दैट इट इज वन एंड नॉट द अदर। देखो ये दोनों चीजें ऐसा नहीं कह सकते कि यार पास्ट अलग होगा और जो ये चीजें अलग होंगी, इंडिविजुअल, ये दोनों चीज साथ मिलकर काम करती, साइमल्टेनियसली काम करती हैं। टू प्रोसीड टू अ मोर इंटेलिजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट। अब अगर हमें इसको और थोड़ा इंटेलिजिबल एक्सपोजिशन करें, इसको और थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करें, ऑफ द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट, कि पोएट का किस तरह से पास्ट से रिलेशन होना चाहिए, ट्रेडिशन से कैसे जुड़ा हो रहा है, तो देखिए, ही कैन नाइदर टेक द पास्ट एज अ लंप, ऐसा नहीं है कि पास्ट को बिल्कुल लंप वैसे देखा, तोड़ा और लंप निगल लिया बिना चेंज करे, एज इट इज ना, इंडिविजुअल टैलेंट का यूज करके उसको कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, एक लंप के रूप में, एक ऐसे लंप या बॉलस के रूप में, इनडिस्क्रिमिनेट बॉलस, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, कुछ अंतर नहीं किया, एज इट इज ले लिया पास्ट को, ये नहीं महान रचना ना, ये तो फिर रिपीटिशन हो गया, इससे तो नोवेल्टी बढ़िया है। एज इट इज ले लेना लंप की तरह, एक बॉलस ग्रास जैसे खाना खा लेते ना, ऐसे लिया और कुछ देखा भी नहीं, ऐसे उठा खा लिया, नहीं। नॉर कैन ही फॉर्म हिमसेल्फ होली ऑन वन और टू प्राइवेट एडमायरेशन। अच्छा, पास्ट का जानकारी रखने का मतलब ये भी नहीं कि एक दो जिनको आप एडमायर करते हो, जो प्राइवेट आपको पर्सनल पसंद है, आपको केवल शेक्सपियर पसंद है तो बस उसी को कॉपी कर दी, ये भी नहीं। शेक्सपियर भी होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ में शेक्सपियर भी है, उसके अंदर स्पेंसर भी है, उसके अंदर डांटी भी है, उसके अंदर अपना जोसेफ कॉनराड भी है, उसमें बहुत सारे राइटर्स, उसमें बाइबल भी है, ग्रीक लिटरेचर भी है, एक नहीं कई, और एक समय का नहीं कई समय का होना चाहिए। कह रहा है कि केवल आपको जो दो चार पसंद है उनको नहीं, नोर कैन ही फॉर्म हिमसेल्फ होली अपॉन वन प्रेफर्ड पीरियड, या केवल जो आपको पीरियड पसंद है, समझे रोमांटिक बहुत पसंद है, केवल उसी के आप अलूजन्स लेंगे, नहीं, ये भी गलत है। सब पीरियड्स होना, टाइमलेस होना चाहिए। द फर्स्ट कोर्स इज एन एडमिसिबल, ये जो पहला तरीका है ना एज इट इज लेना, ये तीन तरीके बताया कि एक तो कोई लंप और बॉलस की तरह ले लेना, एक दूसरा नॉर कैन ही फॉर्म हिमसेल्फ होली, एक दो प्राइवेट एडमिशन लेना, दूसरी बात, और तीसरा एक ही प्रेफर्ड पीरियड से ले लेना। तीनों गलत बता रहा है। पहली चीज जो पहला तरीका है
इनएडमिसिबल है, अस्वीकार्य है। सेकंड जो है, दो चार एडमायरेशन, जो दो चार पसंद है पोएट, उन्हीं से मैटर ले लेना, इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ यूथ। ये केवल आपकी जवानी में होता है, जब आप इमेच्योर होते हैं तब करते हो ऐसा काम। एंड थर्ड इज प्लेजेंट एंड हाईली डिजायरेबल सप्लीमेंट। और जो तीसरा है, ये प्रेफर्ड पीरियड से लेना, ये आप थोड़ा ज्यादा पसंद करते हो, डिजायरेबल होता है, पर ये भी सही चीज नहीं है इसके हिसाब से। द पोएट मस्ट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द मेन करंट। पोएट को तो पूरे करंट का, पूरी नदी का पता होना चाहिए, कहां से पानी चल रहा है, वहां से लेके यहां तक कि सब दूरी उसको पता होना चाहिए, कहां क्या 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 चीज है, घाट घाट का पानी पिया हुआ होना चाहिए। एक एक पोएट के बारे में उसको पता होना चाहिए, एक पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी अच्छे अच्छे राइटर्स, पोएट्स, क्रिटिक्स रहे हैं, पूरा फ्लो पता होना चाहिए, विच डज नॉट एट ऑल फ्लो इनवेरिएबली। और ये जो फ्लो होता है इनवेरिएबली, ऑलवेज अनचेंज्ड थ्रू द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रेपुटेशंस। एक डिस्टिंग्विश्ड अलग अगर रेपुटेशन बनानी है तो इसकी जान पहचान पूरी जरूरी है। अगर आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना है, अच्छे पोएट की रेपुटेशन बनानी है, तो फिर आपको सब कुछ पता होना चाहिए और आपके आर्ट में शामिल होना चाहिए। ही मस्ट बी क्वाइट अवेयर ऑफ ऑब्वियस फैक्ट। उसको ये फैक्ट पता होना चाहिए दैट आर्ट नेवर इंप्रूव्स, कि आर्ट कभी भी इंप्रूव नहीं होती, बट दैट द मटेरियल ऑफ आर्ट इज नेवर क्वाइट द सेम। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने कुछ अच्छा लिख दिया तो पुरानी आर्ट बेकार हो गई या उसको आपने इंप्रूव, सुधार दिया। क्योंकि आपने पुरानी चीजों से कुछ कॉपी किया है और आपने उसको नए तरह से लिखा तो उसने आपको इंप्रूव कर दिया, आपने सही कर दिया ना। सही नहीं करता कोई किसी को, वो अपनी जगह अच्छे थे, महान थे, ग्रेट थे, क्या सही करोगे आप उनको? उनको कोई सही नहीं कर सकता। बस आपने मैटर चेंज कर दिया, उसने उस कंडीशन में उनका मैटर वो था, आपका मैटर आपने चेंज कर दिया। उनका तरीका अलग था, आपका इंडिविजुअल टैलेंट अलग है, वो कंडीशंस अलग थी, आपकी कंडीशंस अलग हैं। तो कह रहा है कि बट दैट द मटेरियल ऑफ आर्ट इज नेवर क्वाइट द सेम। जो मटेरियल ऑफ आर्ट होता है ना, वो बदलता रहता है, वो सेम नहीं रहता। आप उनमें इंप्रूव नहीं कर सकते, नेवर इंप्रूव, कभी पुरानी आर्ट इंप्रूव नहीं होती है। He must be aware that the mind of Europe, the mind of his own country, a mind which he learns at time to be much more important than his own private mind. आपको केवल अपने माइंड से लिखोगे तो अच्छा नहीं लिखा जाएगा, आपको अवेयर होना चाहिए। किससे? पूरे यूरोप के माइंड से, जितने भी लिटरेचर के लोग हों, उन सबका दिमाग, उनकी सबकी रचनाएं आपने पढ़ी हों। अपना देश, ऑन कंट्री, जिस भी देश के आप हैं उनको आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। एंड माइंड विच ही लर्न्स इन टाइम टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन हिज ओन प्राइवेट माइंड। और जितना भी समय से जो लिटरेचर लिखा हुआ है, पूरे समय की जानकारी आपको होनी चाहिए, हिस्टोरिकल सेंस आपको होना चाहिए। केवल अपने प्राइवेट माइंड से लिखोगे तो चीजें अच्छी हो सकता है ना लिखी जाए। इज अ माइंड विच चेंजेस, माइंड तो बदलता रहता है। दिस चेंज इज अ डेवलपमेंट विच अबंडेंस नथिंग ऑन रूट। हमारा जो दिमाग है वो डेवलप होता रहता है, इसमें चीजें आती रहती हैं ऑन रूट। जो जो चीजें ऑन रूट मिलती हैं, देखो ये ऑन रूट वर्ड है, इसका EN का प्रोनाउंसिएशन ऑन है। ऑन रूट यानी ऑन द वे। ये चेंज डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट। आपका दिमाग बदलता रहता है, अपने समय से, अलग अलग माइंड से सीखते हो, डेवलपमेंट होता है। विच अबंडेंस, नथिंग ऑन रूट। पर ऐसा नहीं कि जो भी मिल गया सब भर लिया आपने, कचरा वचरा सब ना, छांट के भरना पड़ेगा। रास्ते में कई चीजें आएंगी, लेकिन ये नहीं कि आप अबंडेंस कर लिया ना। नथिंग ऑन रूट विच डज नॉट सुपरएनुएट आइदर शेक्सपियर, है ना। अब देखो, आपने ये नहीं कि आपने कुछ अच्छा लिख दिया, ये अलग चीज कह रहा है, विच डज नॉट सुपरएनुएट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सुपरएनुएट हो गए उनका समय चला गया, ओल्ड फैशन हो गए हैं। सुपरएनुएट, ओल्ड फैशन, पुराने हो गए हैं। कौन? शेक्सपियर। शेक्सपियर पुराना कभी हुआ है क्या? वो नहीं हो सकता, ये बात दिमाग से निकाल देना। होमर पुराना नहीं हो सकता। जो रॉक ड्राइंग थी मैगडेलिनियन ड्राफ्ट्समैन की, मैगडेलिनियन जो आज से 20,000 साल पहले, 17,000 साल पहले, 17 से 11,500 का टाइम माना जाता है इनका एक हिस्ट्री के अंदर। वो क्या करते थे? पत्थर से, स्टोन एज के लोग थे वो, है ना, मैगडेलिनियन। ये पत्थर से और जो जानवरों के जो हॉर्न्स होते थे, सींग या उनकी जो बोन्स होती थी, उनसे टूल्स बनाते थे और फिर उन टूल से वो ना पेंटिंग करते थे केव्स में,
पत्थर के ऊपर ना से ये अपना ये जो एलिफेंटा और ये जो इस तरह के जो केव्स जो पेंटिंग्स हैं ये लोग करते थे। क्या आज के ज़माने में अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बना दिया आपने, क्या वो उन पेंटिंग की इंपॉर्टेंस खत्म कर देगी क्या? आज आपने कोई इंटरेस्टिंग प्ले लिख दिया, क्या शेक्सपियर के हेमलेट को, मैकबेथ को, एज यू लाइक को खराब कर देगा क्या? नहीं कर सकता। ये बात दिमाग से निकाल देना। ये पहले भी महान थे, आज भी रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इनकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। दैट दिस डेवलपमेंट होता है, बस एक रिफाइनमेंट आता है। आपने चीजों को बदल दिया, सुधार दिया, नए जमाने के हिसाब से एक नया सब्जेक्ट मैटर ले लिया, बस ये हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन सर्टेनली इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आर्टिस्ट। आप आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होती हैं। आप ऐसा मत समझो कि पास्ट के नॉलेज से पास्ट पूरा हो जाएगा और नया भी नया नहीं रहेगा। नहीं, इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ना तो खराब होती है ना अच्छी होती है, वो जैसी है वैसी रहती है। बस आप चीज चेंज करते हो, यहाँ पे एक नया रूप लेकर आते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो चीजों को। वो चीज वैसी रहती है, एक अलग तरीके से लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। वो जैसी थी वो है, एक नया रूप दे दिया आपने, रिफाइनमेंट। Perhaps not even an improvement from the point of view of the psychologist or not to the extent which we imagine. और ये आजकल जब नई चीज आ गई साइकोलॉजी, उस हिसाब से या नॉट टू द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अब जो एलियट वो कहता है कि अब साइंस आ गई, अब साइकोलॉजी आ गया, अब उसके हिसाब से नया चेंज होना चाहिए। 20th सेंचुरी आ गई, अब तक तो 19th सेंचुरी चीजें लिखे जा रहे हो, रोमांटिक चीजों की चीजें लिखे जा रहे हो, कॉपी कर रहे हो, क्या मतलब है? अब साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव करो। और ये परहैप्स नॉट इवन एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम द, ये केवल इंप्रूवमेंट साइकोलॉजी का नहीं है, और नॉट टू द एक्सटेंट विच वी इमेजिन, या फिर हम जो इमेजिन करते हैं उसका इंप्रूवमेंट नहीं है। परहैप्स ओनली द एंड बेस्ड अपॉन अ कॉम्प्लिकेशन इन इकोनॉमिक्स एंड मशीनरी। अभी कई चीजें आ गई, इकोनॉमिक्स बदल रही है, मशीनरी आ गई, कई कॉम्प्लिकेशन उसके हिसाब से नीचे बदलेगी। वो जमाना अलग था, वो बातें अलग थी, उन्होंने उस जमाने का लिख दिया। अब नई मशीनरी आ गई, नई चीजें आ गई, तो चीजों को लिखने का तरीका अलग होगा, रिफाइनमेंट होगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पुरानी चीजें खराब हो गई, वो तो वैसी वैसी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बट द डिफरेंस क्या है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट इज दैट, बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस क्या है? कॉन्शियस प्रेजेंट इज अवेयरनेस ऑफ द पास्ट। एक अच्छा जागरूक प्रेजेंट वो होता है जिसको पास्ट की अवेयरनेस होती है, जिसको पास्ट का पता होता है इन अ वे एंड इन एक्सटेंट, इस हद तक विच द पास्ट अवेयरनेस ऑफ इटसेल्फ कैन नॉट शो। और फिर उसमें उस पास्ट की अवेयरनेस जो है उसको वो दिखनी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में जो पास्ट की नॉलेज है, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपकी नई राइटिंग में दिखनी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में क्या फीलिंग्स है, क्या नॉलेज है, वो दिखनी नहीं चाहिए, एज इट इज लाइन लिखनी नहीं चाहिए आपको। इन पर्सनैलिटी की थ्योरी पे बात करेगा अब धीरे धीरे। देखिए, समवन सेड, किसी ने कहा है, द डेड राइटर्स आर रिमोट फ्रॉम अस। जो डेड राइटर्स है वो हमारी राइटिंग में दूर रहने चाहिए, बिकॉज वी नो सो मच मोर देन। हम उनके बारे में जानते हैं उन्होंने क्या किया, बट फिर भी वो हमसे दूर रहते हैं प्रिसाइसली, एंड दे आर दैट विच वी नो। हमको जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनकी लाइन्स को उनको हम एज इट इज लिख देंगे। और जितना उनको जानते हैं ना, शायद इतना तो वो भी अपने आप को नहीं जानते। इतना अध्ययन कर लिया हमने उनके बारे में, जो उस समय उनको पता नहीं थी चीजें, आज वो चीजें आ गई हैं, उनको नहीं पता था उस समय। डेट इज रिमोट फ्रॉम अस, वो हमसे दूर थे। आज के बारे में थोड़ी पता था उनको कि ये जमाना एक ऐसा आएगा जब ऐसी चीजें होंगी। उन्होंने उस जमाने से लिखा था, आज का जमाना थोड़ी पता था उनको, बिकॉज वी नो सो मच मोर देन दे डिड। अब आज तो हम बहुत कुछ जानते हैं, जितना वो जानते थे उससे बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतना नॉलेज इन्हांस हो गया हमारा, उनसे पढ़ के समझ के हमने आज की टेक्निक्स इतनी ज्यादा आ गई, रिफाइनमेंट हो गया है। वो हम जितना नहीं जानते, तो जितना वो जानते थे, जो सब्जेक्ट मैटर उनके पास था, उनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। जो संसाधन मैगडिलियन के पास थे, उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। आज के संसाधन अलग हैं, अब तो एआई आपके पास आ गया, कुछ भी बना सकते हो आप। तो वो जो राइटर्स थे रिमोट फ्रॉम अस, वो हमसे दूर है, बहुत पहले के लोग हैं, एंड वी नो सो मच मोर देन दे डिड। हम उनसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न एज में हम लोग हैं, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास संसाधन है। प्रिसाइसली, संक्षिप्त रूप में एक सही शब्द हम कह सकते हैं, दे आर दैट विच वी नो। एक तो हम उनको भी जानते हैं, उनसे भी सीख लिया हम लोगों ने, जो उनकी समझ थी उनको भी तो सीख लिया। यही तो एलिजी रिटर्न कंट्री चर्च एड में कहता है अपना जो टॉमस ग्रे है,
कि भैया जो गरीब लोग हैं उनको पुराना हिस्ट्री नहीं पता, उनको पुरानी नॉलेज नहीं पता। अगर नॉलेज पता होता तो हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, तो नई एज ज्ञानी है, ये कह रहा है। आगे देखिए, आई एम अलाइव टू अ यूजुअल ऑब्जेक्शन टू व्हाट इज क्लियरली पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम फॉर द मेटर ऑफ पोएट्री। मेटियर होता है, मेटियर जॉब, प्रोफेशन। आई एम अलाइव टू अ यूजुअल ऑब्जेक्शन टू व्हाट इज क्लियरली पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम फॉर द मेटियर ऑफ पोएट्री। देखो मेरा काम जो है पोएट्री लिखने का है, मेरा जॉब तो पोएट्री का है, और साथ साथ में मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मतलब क्रिटिसिज्म भी करता हूं। अभी क्या कह रहा है, आई एम अलाइव टू यूजुअल ऑब्जेक्शन टू व्हाट इज क्लियरली पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम फॉर द मैटर ऑफ पोएट्री। अब मेरा जो पोएट्री लिखने का काम है उसमें एक चीज का मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। क्या द ऑब्जेक्शन इज दैट, ऑब्जेक्शन क्या है, द डॉक्ट्रिन रिक्वायर्स अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ इरिडिक्शन। कि अगर आपको डॉक्ट्रिन विद्वता हासिल करनी है, डॉक्ट्रिन पीएचडी, डॉक्ट्रिन मतलब आपको बड़ा डॉक्टर बनना है, विद्वान बनना है, तो आपको ना बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इरिडिक्शन, इस बात का मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। बहुत ज्यादा नॉलेज होने से भी ना आपका जो पोएट का या जो उसका जो स्पॉन्टेनियस होती है ना, स्पॉन्टेनिटी वो खत्म हो जाती है। आप जब बहुत ज्यादा चीजें आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो फिर आप कुछ चीज सब दिमाग में रहती है, फिर आप उतना नेचुरली नहीं लिख पाते हो। तो ये कह रहा है बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी सही नहीं है। बेकन भी कहता है बहुत ज्यादा पढ़ने के भी नुकसान होते हैं, ऑफ स्टडीज में कहता हुआ बात। तो कह रहा है मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, रिक्वायर्स रिडिकुलस अमाउंट ऑफ इरिडिक्शन। इरिडिक्शन मतलब पेडेंट्री, अपने ज्ञान को शॉफ करना, खूब सारा ज्ञान इकट्ठा करना और फिर अपनी पोएम में उस ज्ञान को ढोड़ देना, पोर कर देना, लिख देना, ये भी गलत होता है। मैं इस चीज को ऑब्जेक्ट करता हूं। क्लेम विच एज अ पोएट, मेरा जॉब है, मैं बताता हूं चीज को। क्लेम विच कैन बी रिजेक्टेड बाय अपील टू द लाइव्स ऑफ पोएट्स इन एनी पैंथियन। अब किसी भी पैंथियन, जो पैंथियन होते हैं जो ग्रुप ऑफ फेमस राइटर्स, ग्रुप ऑफ फेमस पर्सन, है ना, ग्रुप ऑफ फेमस पोएट्स, राइटर्स, इस ग्रुप ऑफ फेमस पैंथियन में देख लो आप, अपील टू द लाइव्स ऑफ पोएट्स। आप कई पोएट्स की लाइफ देख लो, जिन जिन लोगों ने इरिडिशन किया है, शॉफ किया है नॉलेज का, विच कैन अपील टू द लाइव्स ऑफ पोएट्स इन एनी पैंथियन। उन लोगों को ना लोगों ने बहुत अच्छा समझा नहीं है। उनके जीवन देख लो आप, जो जो बहुत ज्यादा शॉफ किया है जिन लोगों ने, उनको लोग समझ ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, तो वो फेमस ही नहीं हो पाए, वो पॉपुलर नहीं हो पाए। इट विल इवन बी अफर्म दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि मच लर्निंग जो होती है, ज्यादा सीखना, डेडेंस, वो खत्म कर देती है, मार देती है, और परवर्ट्स या करप्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है पोएटिक सेंसिबिलिटी। आपकी जो पोएटिक सेंसिबिलिटी उसको खत्म कर देती है। ये कह रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको क्लासिकल लिटरेचर को देखना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के आप अपनी उन पोएट्री में उनको शॉफ करें, दिखाएं, लोगों की कमियां निकालें ना। ये चीज से तो आपकी पोएटिक सेंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज बता रहा है ज्यादा पढ़ने का। वाइल हाउएवर वी परसिस्ट इन बिलीविंग दैट, हमें इस बात पर एक विश्वास करना चाहिए, परसिस्ट, इस बात को कंटिन्यू करना चाहिए। किस बात को? दैट ए पोएट ought to know as much as will not encroach upon his necessary receptivity and necessary laziness। एक और चक्कर होता है, जब ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा स्टडी करते हो, तो इस बात को बिलीव करते हैं, पोएट ought to know, पोएट को बात पता होनी चाहिए, as much as will not encroach upon his necessary receptivity, कि अब उसकी जो अच्छी नेचुरल पोएट्री को जो रिसीव करने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा नॉलेज ले लेते हो। और नेसेसरी लेजीनेस, एक जो लेजीनेस होता है ना, खालीपन भी होना चाहिए, एक आलसीपन भी होना चाहिए। खाली पड़े रहोगे, दिमाग खाली रहेगा, तभी तो पोएम्स आएंगी, तभी तो राइटिंग्स आएंगी। जब सारे दिन ही पढ़ते रहोगे तो कहाँ क्या चीजें आएंगी आपके दिमाग में, तो वो भी एक कमी हो सकती है। सो इट इज नॉट डिजायरेबल। ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़े और शो ऑफ करें, पेडेंट्री बने। कन्फाइन नॉलेज टू वॉट एवर कैन बी पुट इन टू यूजफुल शेप फॉर एग्जामिनेशन। केवल एग्जाम देने के लिए पढ़ना अच्छी स्टडी नहीं कहलाते। ड्राइंग रूम्स
में किताबें सजाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ड्राइंग शो ऑफ के लिए, वो भी अच्छा नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा बेकन के ऑफ स्टडीज की तरफ जा रहा है, देखो वैसा ना। और स्टिल मोर प्रिटेंसेस, या फिर ढोंग करना कि हम जानते हैं, प्रिटेंसेस मोड्स ऑफ पब्लिसिटी, आप पब्लिसिटी करने के लिए पढ़ रहे हो और शो ऑफ कर रहे हो, लिख रहे हो, अच्छा नहीं मानता है एलियट इस चीज को। सम कैन एब्जॉर्व नॉलेज, तो कुछ लोग नॉलेज को एब्जॉर्व करते हैं। द मोर टार्डी मस्ट स्वेट फॉर इट, कुछ लोग तो क्या है कि इतने इंटेलिजेंट होते हैं, तो नेचुरल लर्नर्स होते हैं कि वो कुछ पढ़ा और उसको एब्जॉर्व कर लिया। शेक्सपियर का एग्जाम्पल देगा। कुछ बेचारे जो टार्डी होते हैं, मेरे जैसे आलसी, टार्डी, थोड़े ढीले, डल, स्लो लर्नर होते हैं, टार्डी होते हैं, जिनको बहुत पढ़ना पड़ता है। मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। आप मुझसे कई बार कहते हैं कि सर ये इतने दिनों बाद क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, मुझे खुद को भी तो पढ़ के समझना पड़ेगा पहले। मैं कोई आपकी तरह तेज दिमाग का नहीं हूं कि मैंने एक बार में पूरा पढ़ लिया, पढ़ते सारे नोट्स बन गए एक दिन में और शाम को क्लास ले ली। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, इतने लोग कैसे। भाई अपने से तो नहीं होता। जब तक उसको 2 बार 3 बार ना पढ़ा जाए, समझ में ही नहीं आती है चीजें अच्छे से। अभी हमने कॉलेज टाइम में पढ़ा था, मैं देख रहा था अपने पुराने बुक्स को उठा करके, एमए में था हमारे, उस समय लिख भी रहा, पर पहले एज ए स्टूडेंट पढ़ा था उसको, एज ए टीचर थोड़ी पढ़ा था। अब देखो, अब एक एक वर्ड के बारे में, एक लाइन का अलग एस्थेटिक सेंस आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने का। उस समय पता नहीं कैसे पढ़ दिया, कैसे एग्जाम दिया है, होश ही नहीं है। अब पता चल रहा है टार्डी मस्ट स्वेट, जो टार्डी होते हैं ना, मेरे जो डल लोग होते हैं, उनको स्वेट, पसीना बहाना पड़ता है। शेक्सपियर जैसे लोग होते हैं, एक्वायर्ड मोर, क्या गजब को उदाहरण दे रहे को, याद रखना इसको, मोर एसेंशियल हिस्ट्री फ्रॉम प्लूटार्क देन मोस्ट मैन कुड फ्रॉम द होल ब्रिटिश म्यूजियम। क्या गजब का एग्जांपल दिया। देखो, शेक्सपियर जैसे एक बंदा जिसने केवल प्लूटार्क की, रोमन हिस्टोरियन था प्लूटार्क, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली, उसके राजाओं के बारे में हिस्ट्री जो उसने लिखी वो पढ़ ली, रोमन एम्पायर के बारे में, और उसको इतना ज्ञान हो गया कि उसने इतने गजब गजब के प्ले लिख दिए। और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो पूरे ब्रिटिश म्यूजियम, होल ब्रिटिश म्यूजियम को पढ़ लें और उतना प्राप्त नहीं कर पाते जितना किसने प्राप्त कर लिया, शेक्सपियर ने। शेक्सपियर इज एक्वायर्ड मोर, उसने ज्यादा प्राप्त कर लिया एसेंशियल हिस्ट्री का ज्ञान, किससे, अकेले प्लूटार्क को पढ़ करके, जिसमें अधिकतर जो लोग हैं पूरे ब्रिटिश म्यूजियम को खंगाल पढ़े और उनको उतना ज्ञान नहीं हुआ जितना ज्ञान एब्जॉर्व कर लिया शेक्सपियर ने। उनको देखो मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग हैं जिनको बहुत टार्डी हैं, डल है, स्लो है, उनको स्वेट, पसीना बहाना पड़ता है। What is to be insisted upon that the poet must develop? तो ऐसी कौन सी चीज है जिसपे जोर देते हैं एलियट कि डेवलप करनी चाहिए पोएट को? और procure, इस pronunciation is procure, obtain something with effort, obtain something with care, बड़े ध्यान से, मेहनत से कोई चीज प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट भी होता है। कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट, आप महान कवि बनना चाहते हो तो देखो आपको प्रोक्योर, प्राप्त करना पड़ेगा बहुत समझ के साथ, बहुत केयर के साथ, एफर्ट के साथ में, पास्ट की कॉन्शियसनेस, पास्ट की समझ। जैसे शेक्सपियर ने हिस्ट्री पढ़ी, जैसे टी.एस. एलियट ने क्या क्या पढ़ा, एलेक्जेंडर पोप ने पढ़ा, ये सब पढ़ते थे। पढ़ने से देखो, अपने चौसर को भी कहते हो प्लेजरिस्ट था, साहित्यिक चोर था। अरे साहित्यिक चोर नहीं भैया, साहित्य जब तक नहीं पढ़ोगे समझ कैसे आएगी आपको? सबने किया है काम। शेक्सपियर बहुत बड़ा प्लेजरिस्ट मानते हैं लोग बाग। उसने पढ़ा किसी को, कॉपी कर दिया, पढ़ा, कॉपी नहीं किया, अपने तरीके से लिखा उसने। एलियट ये कहता है भाई आपको पास्ट की समझ जरूरी है, हिस्टोरिकल सेंस जरूरी है, एंड दैट ही शुड कंटिन्यू टू डेवलप दिस कॉन्शियसनेस थ्रू हिज करियर। और ये जो कॉन्शियसनेस है पूरे करियर में रखनी पड़ेगी। एक पोएट को, एक ज्ञाता को पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। एक टीचर को भी पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता है, एक अच्छे पोएट को भी पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप तब जाके कॉम्पिटेंट बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, प्रोफिशिएंट बनते हैं, स्किल्ड बनते हैं, है ना। अपने करियर में कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी, अपने आप को पास्ट की जानकारी रखनी पड़ेगी। और पास्ट बदलता रहता है, नया नया पास्ट भी आता रहता है। अब केवल पास्ट रेनेसेंस पीरियड नहीं है, जैकोबियन पीरियड नहीं है भाई, मॉडर्निज्म भी नहीं है। अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट ह्यूमनिज्म चीजें आ गई हैं, उसका भी जानकारी आपको, जो हो चुका 10 साल पहले वो पास्ट चला गया, अच्छा कुछ हुआ है तो अच्छा। What happens is a continual surrender of himself। अभी लास्ट में कह रहा है कि देखो
व्हाट हैपन्स इज अ कंटिन्यूअल सरेंडर। अभी बहुत अच्छी लग, जब अगले पार्ट पे जाएगा, इसके बाद अभी पार्ट 2 पे ये कह रहा है कि जब आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, फिर आपको साथ में एक चीज और होती है, कंटिन्यूअल सरेंडर ऑफ हिमसेल्फ। आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी, अपने पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स को जब आप राइट करोगे, उनको आपको डिसएसोशिएट करना पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव करना पड़ेगा। इन पर्सनैलिटी है ना, एस्केप फ्रॉम इमोशंस, एस्केप फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा, एज इज एट द मोमेंट ऑफ समथिंग विच इज मोर वैल्यूएबल, है ना। और अब फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस। क्या गजब की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लेके यहां तक वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज लाइन उठ के आएगी। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस। अच्छा देखो, अभी कल ग्रेड 12 का पेपर दिया है और आपके दिमाग में आ रहा होगा पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न। अरे पेपर का पैटर्न वैसा ही होगा जैसे ग्रेड 3 ने दिया है, नो डाउट, पर पढ़ना तो यही पड़ेगा, इसके लिए पढ़ोगे तो यही फैक्ट्स तो यही होंगे। अब वो 4 फैक्ट इधर लगेगा, 4 जगह मिलान कर लो, और आसान काम हो गया आपके लिए, बस समय ज्यादा लगेगा और समय सबको ज्यादा लगेगा, ये तो अब कर दिक्कत है ही। ये क्या कह रहा है, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस। आपको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स, कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को हटाना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। किसमें, जो आप राइटिंग लिख रहे हो, आप नहीं दिखने चाहिए। मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरे किससे लड़ाई हुई, क्या चल रहा है दिमाग में, वो आपको नहीं पता होना चाहिए, वरना मेरी डिलीवरी खत्म हो जाएगी। आपको यार सर का ध्यान कहीं और है, आज सर आज गुस्से में लग रहे हैं, लड़के आए दिखते हैं अपने घर वालों से, यस ऐसा होता है, वो नहीं होना चाहिए। एक पोएट अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है, वो उसकी उस राइटिंग्स में नहीं दिखना चाहिए। उसने क्या क्या पढ़ा है, वो उसकी राइटिंग में वैसे नहीं दिखना चाहिए, सीधा सीधा ये कह रहा है। आपको अपनी पर्सनैलिटी से एक्सटिंक्ट करना, खत्म करना है, विलुप्त करना है, सेल्फ सेक्रीफाइस करना है, सरेंडर ऑफ हिमसेल्फ करना है, ऐसे कह रहे हैं। देयर रिमेन्स टू डिफाइन दिस प्रोसेस ऑफ डीपर्सनलाइजेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अलग करना, एंड इट्स रिलेशन टू द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, और फिर साथ में आपके जोड़ना है ट्रेडिशन का सेंस। 2 काम है लिखते समय, अब चीज आ गई, ट्रेडिशन को रखो साथ में और अपनी पर्सनैलिटी को दूर रखो, डीपर्सनलाइजेशन और सेंस ऑफ ट्रेडिशन, 2 चीज होनी चाहिए, डीपर्सनलाइजेशन होना चाहिए, सेंस ऑफ ट्रेडिशन होना चाहिए। इट इज एंड दिस डिसपर्सनलाइजेशन दैट आर्ट में बी सेड टू अप्रोच द कंडीशन ऑफ साइंस, और आपको साइंस की अप्रोच लानी पड़ेगी, साइंस की तरह। आप देखना लैब्स में जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उनकी वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी पर्सनल राय नहीं होती, वहां इमोशंस नहीं होते, वहां फैक्ट्स होते हैं, वहां फैक्ट्स होते हैं, वहां वर्ड्स होते हैं, मतलब अपने अगर पोइट्स की बात करें तो वो होना चाहिए, पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस के कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एलियट की तरह, एलियट कहता है जैसे कि रोमांटिक एज वाले करते थे, विक्टोरियन एज वाले करते थे, जॉर्जियन पोएट्री वाले करते थे, ये कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आई, मैं, एलियट, देयरफॉर इनवाइट यू टू कंसिडर। अब मैं आपको समझाता हूं एक चीज कैसे, एक बहुत अच्छा उदाहरण देगा, एज अ सजेस्टिव एनालॉगी, एक एनालॉगी लेगा, जो बता रहा शुरू में साइंस वाली बात, H2 नहीं सॉरी O2 ऑक्सीजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों को जार में डाल दिया, यानी कि पोएट के माइंड में आपने फीलिंग्स और इमोशंस डाल दिए। अब वो तैयार नहीं होगा, H2SO3 नहीं बनेगा, वो सल्फ्यूरस एसिड नहीं बनेगा, जब तक उसमें प्लेटिनम डालेंगे, जब तक पोएट के दिमाग में चीजें नहीं चलेंगी तब तक पोएम नहीं बनेगी। फैक्ट्स हैं, आइडियाज हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बर्तन में डाल दिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, अब ये पकेंगे उस माइंड में, लेकिन उस बर्तन का पता थोड़ी चलता किस बर्तन में पका था ये, बस चीज पक के आती है। किस पोएट ने लिखा, कब लिखा, क्या कंडीशन में लिखा, ये नहीं पता होना चाहिए, बस लिखा है, बहुत अच्छी आर्ट है। पोएट इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, पोएट्री इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये कह रहा है ना। एक वो पोस्ट मॉडर्न लाइन आती है,
द डेथ ऑफ ऑथर, द डेथ ऑफ ऑथर, ऑथर की मृत्यु, ऑथर खत्म कर दो। हर रीडर अपने हिसाब से मतलब निकाले। क्यों पढ़े हम कि जॉन कीट्स बीमार था, या पीबी शैली अपनी वाइफ के साथ इटली भाग गया था, या वर्ड्सवर्थ क्यों घूमने गया था टिंटन एबे, सॉलिटरी पर किस कंडीशन में देखी उसने। हमें उन जानकारियों को क्या मतलब है। टीएस एलियट कहता है कि इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग, हमें जो है वो अपना जो वर्क है उस पर फोकस करें, और जो जैसा पढ़े वो अपने हिसाब से उसके मतलब समझे, फील करे, एस्थेटिक फील करे, एंजॉयमेंट करे। हमें नहीं पढ़ना चाहिए पोएट के बारे में, वो क्या थे, क्या पर्सनैलिटी थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या माहौल था उस समय, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था, क्यों लिखी उसने पोएम। मेटाफिजिकल पोएट्स इस बात को बताते हैं हमेशा कि जॉन की जब नाइटिंगेल लिख रहा था, बीमार था, उसका अफेयर खत्म हो गया था, और उसका टीबी हो चुका था, और ये सब, उसको सांस में प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब कुछ जानकारियां लेने की जरूरत नहीं है। टीएस एलियट ये बात कहता है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी के अंदर डायरेक्टर की क्या सोच थी, क्या समझ थी, हमें क्या मतलब है। जो गाना लिखा गया, गाना किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, क्या वर्ड्स थे, मतलब उस वर्ड्स क्यों लिखे उसने। हमें तो गाना एंजॉय करते हैं हम लोग, ऐसे हम पोएट एंजॉय करें बस, हमें नहीं मतलब होना चाहिए। तो ये एक साइंस की वो लेगा, साइंस वाली कंडीशन डेवलप करेगा यहाँ पे, और कह रहा है कि द एक्शन विच टेक्स प्लेस वेयर अ बिट ऑफ फाइनली फिलेटेड प्लेटिनम। देखो ये प्लेटिनम जो मैं बता रहा था आपको, ये वो कैटलिस्ट धातु के रूप में यूज कर रहा है। इंट्रोड्यूस इनटू चैम्बर, एक चैम्बर यानी एक जार मान लो, एक बर्तन मान लो, एक कमरा मान लो, है ना, एक जार, एक टेस्ट, एक ट्यूब मान लो, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर डी डाइऑक्साइड, जिसमें एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक ऑक्सीजन, जो बता रहा था आपको। देखो मैं, एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ SO2, और यहां प्लेटिनम का एक टुकड़ा। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक H2SO3 यानी कि सल्फरस एसिड नहीं बनेगा, सल्फरस एसिड नहीं बनेगा तब तक। तो प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट की तरह यूज होता है ना। ऐसे ही जो पोएट है उसके दिमाग में कुछ फीलिंग्स हैं, उसके दिमाग में कुछ इमोशंस हैं, उसके दिमाग में कुछ थिंकिंग्स हैं, उसने कुछ देखा है, और फिर पोएट का जो माइंड है, पोएट्स माइंड, वो एक कैटलिस्ट के रूप में यूज करेगा, वो इससे प्रभावित नहीं रहेगा। माइंड में बहुत चीजें आती है, चली जाती है, माइंड में चीजें आती है, चली जाती है। दिल की बात नहीं कर रहा, माइंड की बात कर रहा है। बहुत सारे ख्याल आते हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, थोड़े दिन बाद दिमाग उसको भगा देता है, हटा देता है, जब तक उसको आप ध्यान नहीं रखोगे। तो पोएट का माइंड वहां पर उन चीजों को रखता है, उनको पकाता है। जार है वो, एक चैम्बर है, पोएट का माइंड एक चैम्बर है, जहां O2 SO2 फीलिंग्स, इमोशंस वहां पर पड़े हुए हैं, और फिर पोएट का माइंड एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और फिर बनेगी एक ग्रेट पोएम। इस ग्रेट पोएम में पास्ट, उसकी इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल टैलेंट, इंडिविजुअल टैलेंट, ये सब चीजें मिलेंगी और एक ग्रेट पोएम बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, पोएट का माइंड में बन रहा है, और यहां उसकी पर्सनल चीजें नहीं आनी चाहिए। इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनल चीजें यहां नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। खुद अफेक्ट नहीं होना चाहिए, अनअफेक्टेड होना चाहिए। पोएट का दिमाग अनअफेक्टेड होना चाहिए, उसकी पर्सनल फीलिंग्स और उसको डीपर्सनलाइज्ड होना चाहिए, फिर जाके एक अच्छी पोएम बनती है, ये कह रहा है। ठीक है ना। तो ये वाली बात कह रहा है अपने को कि एक एनालॉजी दो, किस तरह से पूछेगा आपसे कौन सी एनालॉजी यूज की इसने, एक साइंस की एनालॉजी यूज की। O2 SO2 जिससे बनता है H2SO3, यानी कि चैम्बर है जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, जो मैंने साइंस के हिसाब से बताया एसिड बनती है, और ऐसे ही पोएट का दिमाग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पहला पार्ट है जिसमें कहता है कि आपको पास्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, खूब अच्छा पास्ट का पूरा टाइम का चीजें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, बुरी चीजों को निकाल दो, और फिर अपने इंडिविजुअल टैलेंट का यूज करते एक नई चीज क्रिएट करो, और वहां पे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दूर रखो, इमोशंस को दूर रखो,
खूब अच्छे से पढ़ो, अध्ययन करो। और ये कहता है कि ये चीजें इंग्लिश लोगों में कम है, फ्रेंच लोगों में ज्यादा है, लेकिन वो डेवलप होनी चाहिए। और ये हिसाब से बुराइयां करता है एक तरह से वर्ड्सवर्थ की और रोमांटिक एज की और विक्टोरियन एज की, और एक नई क्रिटिसिज्म की परिभाषा करता है। और ये पहली बार इसने जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है, इसका शब्द का यूज भी अपने इस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ही यूज किया था। बहुत अच्छा ऐसे है। इसका हमने एक पार्ट पढ़ा है, इसके 2 पार्ट और पढ़ेंगे। उसके लिए आप जो आप देख रहे होंगे अपने इसके ऊपर चल रहा है, ये इंग्लिश जो हमारा ऐप है वहां पे चले जाइए। और इस तरह की क्लासेस अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं और आपके लिए चीजें तैयार करूं, तो फिर आप हमारे ऐप पे आ जाइए। और ऐप पे ग्रेड फर्स्ट का कोर्स, ग्रेड सेकंड का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं, ठीक है ना, वो आप ले सकते हैं। और देखिए ये केटी सर इंग्लिश, ये ऐप आपको मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, और ये फोन नंबर भी आपके सामने है। अगर आप चाहें तो कोई इंक्वायरी लेनी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। इस तरह की चीज़ आपको मिल जाएंगी। और आपको बहुत अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और लाइक आप मैं देखता हूं कि कम करते रहते हैं, पता नहीं क्यों, आपको क्लास पसंद नहीं आ रही कि आ रही है। अगर नहीं भी आ रही तो कमेंट करके बताइए भाई आपको क्लासेस में और किस तरह के इंप्रूवमेंट्स चाहिए। हाँ, टॉपिक्स की कुछ लोग बात हैं, जैसे यूपी वाले बच्चे और ये झारखंड और एमपी वाले बच्चे कहते हैं ये टॉपिक कराओ। वो टॉपिक अभी मैं नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे ऊपर अभी बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो आरपीएससी का कोर्स है पहले वो पूरा करना है। जब ये पहले पूरा हो जाएगा फिर मैंने पक्का प्लान बना रखा है कि फिर मैं जो अदर स्टेट्स के जो कोर्सेज है उन पर भी मैं आऊंगा, और जो यहाँ चीजें ऑलरेडी हो चुकी है उनको डाल करके अगर उनके जो पॉइंट्स बचे हैं, जो टॉपिक्स बचे हैं, वो फिर करवाए जाएंगे जैसे हम यहाँ अभी कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। हमारा यूट्यूब चैनल भी केटी सर इंग्लिश के नाम से है, और ऐप भी केटी सर इंग्लिश के नाम से ही है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी केटी सर इंग्लिश के नाम से ही है ना। और हमारा फेसबुक और इन सब पे, इंस्टा पे, सब इसी नाम से आप जुड़ सकते हैं। और आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ बात पूछना हो तो नंबर भी आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लास मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। और इसकी अगले जो पार्ट्स हैं, जो इसके 2-3 पार्ट अभी और पढ़ाऊंगा मैं, वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। अगला जो मैं सोच रहा हूं वो शायद मैं बेकन का ग्रेड फर्स्ट में बेकन का ऑफ स्टडीज कराऊंगा। और ग्रेड सेकंड के लिए हम बात करें तो उलिसेस पोयम मेरे दिमाग में है, वो हम पहले करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो चार्ल्स लैम करवा देंगे, आप मुझे मैसेज करके बोल देना। और चार्ल्स लैम के बाद फिर हम लोग पोयम पे आएंगे। 3 इधर ऐसे हो जाएंगे, फिर हम पूरी पोयम करके फिर हम प्रोज पे आएंगे वापस। ऐसा मेरी प्लानिंग है। ये टीएस इलेट पढ़ रहे थे इसलिए साथ में टीएस इलेट करवा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ बेस्ट ऑफ लक।